everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. इस वीडियो में क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स। इस चैप्टर को पूरी तरह से समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। पीपल एज रिसोर्स, देखो ये जो चैप्टर का नाम है, टाइटल है, ये अपने आप में पूरी चैप्टर की कहानी समझा दे रहा है। हमें जो पहले चैप्टर्स पढ़ के आए उसके साथ में चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा और फिर एसोसिएट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। पहला चैप्टर आपने कौन सा पढ़ा था? द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। यह जो चैप्टर है उससे जुड़ा हुआ है। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में आपने यह पढ़ा कि किस तरह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, क्या क्या काम करते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल पढ़ा था। तो जो चौथा पार्ट था ह्यूमन कैपिटल का, वो ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन बीइंग्स कैपिटल कैसे हो सकते हैं, तो वो जो सारे सवालों के जवाब हैं आपको यहां पर इस चैप्टर में मिल जाएंगे। इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कैसे कैपिटल फॉर्मेशन हो सकती है उसके बारे में जानने को मिलेगा। यही चैप्टर की थीम है। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। पीपल एज ए रिसोर्स, लोग कैसे रिसोर्स है वो आपको समझाता हूं और सब्सिक्वेंटली सारे टॉपिक्स हम आगे पढ़ते चलेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी दी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फ्रूटफुल चैप्टर फॉर यू ऑल। इकोनॉमिक्स जो आप नहीं पढ़ रहे हो ना क्लास 9 में, तो बेसिक्स जो है इकोनॉमिक्स के आपके यहां पर मजबूत होते जाएंगे। ठीक है, देखिए तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली सबसे पहली चीज जो रहती है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल आप पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ के आ चुके थे। अब बारी आती है ह्यूमन कैपिटल की। तो ह्यूमन कैपिटल में क्या आपको समझ में आ रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है ना, जो जनता जनार्दन है, तो उसी पॉपुलेशन को आप एसेट भी कंसीडर करते हो और उसी पॉपुलेशन को आप लाइबिलिटी भी कंसीडर करते हो। एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है? क्लास 11th में जब कॉमर्स लोगे तो ये एसेट और लाइबिलिटी में घूम जाओगे, लेकिन मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके यहां समझाता हूं कि हर वो चीज जो हमारे लिए प्रोडक्टिव हो सकती है, हर वो चीज जो हमारी मतलब जो हमारे वैल्यू एडिशन का काम करती है, वो एसेट कहलाएगी। और लाइबिलिटी मतलब जहां पे हमें नुकसान हो रहा है, जहां पे हमें पे करना पड़ रहा है, वो लाइबिलिटी होती है। जहां हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, या फिर कह सकते हैं जहां कह सकते हैं जो पॉजिटिव है वो एसेट है, जो नेगेटिव है वो लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या है ह्यूमन कैपिटल में? तो ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन बीइंग्स एंड पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन अ लाइबिलिटी। पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर इकोनॉमी का मतलब क्या है कि आप जैसे देखोगे एक पॉपुलेशन जो है, तो वो पॉपुलेशन को आप कैसे देखोगे? बोलोगे सर इतनी जनता जनार्दन है देश में, इतने लोगों को खिलाओ, इतने लोगों को शिक्षा दो, इतने लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोचो, बड़ी समस्या है। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो? बड़ी समस्या, वो तो हमारे ऊपर सिरदर्द है पॉपुलेशन। तो आप उसको किस नजर से देख रहे हो? लाइबिलिटी की नजर से देख रहे हो। लेकिन आप उसी पॉपुलेशन को जब ऐसे देखोगे कि सर इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोग मिलकर अगर काम करेंगे, इतने लोग मिलकर अगर अपने अपने आइडियाज लगाएंगे, तो देश कितनी आगे जा सकता है। ठीक है, तो वहां पे बेसिकली यही आपको इस चैप्टर में समझना है कि पीपल एज ए रिसोर्स जो है, तो पीपल एज रिसोर्स की अगर हम बात करें तो वहां पे आपकी जो पॉपुलेशन है ना, उसको एसेट की तरह देखा जाए रेदर देन लाइबिलिटी। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखा जाए, उसको ऐसे देखा जाए कि वो रिस्पॉन्सिबल है देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, और वो कैसे हो सकता है? जब आपका ह्यूमन बीइंग डेवलप्ड होगा, जब आपका ह्यूमन, जब आपके पीपल एज रिसोर्स होंगे आपके पास। ठीक है, आपको सब्सिक्वेंटली सारी चीजें क्लियर होगी। मैं एक एक डॉट्स करेक्ट करवाते चलता हूं। तो पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल when there is investment made in the form of education, training and medical care। तो आप जो बात कर रहे हैं कि आपकी जनता जनार्दन ग्रो कर जाए, आपकी पॉपुलेशन आपके लिए रिसोर्स की तरह बन जाए, और वो कब पॉसिबल हो पाएगा पता है? वो पॉसिबल तब हो पाएगा जब आप एजुकेशन और ट्रेनिंग और मेडिकल केयर के फॉर्म में उनमें इन्वेस्ट करोगे। अब देखो, पॉपुलेशन में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसा 10 रुपए का नोट चिपका दोगे लोगों के सिर पे कि हाँ इन्वेस्ट कर दिया सर हमने, 10-10 रुपए सब में लगा दिए, कल को 20 हो जाएंगे। नहीं, ठीक है, यहां पे सिंपल सी चीज क्या बताई गई कि पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल when there is investment made in the form of education, training, medical care। जब आप उनकी शिक्षा पर, ठीक है, जब शिक्षा पर कैसे खर्च कर रहे हैं, तो जैसे अगर आप देखते हैं एक बच्चा जो रहता है, तो एक फैमिली उस बच्चे को क्यों पढ़ाती है? इसलिए नहीं कि घर बैठेगा तो सामान तोड़ेगा। बच्चे को इसलिए पढ़ाया जाता है बेसिकली कि वो पढ़ लिख के क्या करे, एक अच्छा नागरिक बने। पढ़ लिख के नौकरी पा लेना ही सब कुछ नहीं है, वो एक समझ विकसित हो, उसके अंदर एक थिंकिंग, एक कह सकते हैं क्या है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो। ठीक है, एजुकेशन हो गया, उसको ट्रेनिंग दी जाए। आप शिक्षा पाके क्या है, वो इंसान मान लो ट्रेनिंग ले रहा, पायलट ही बन गया, वो ट्रेनिंग लेके एक अच्छा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया। ठीक है, वॉट एवर द स्किल ही और शी इज गोइंग टू एक्वायर। तो एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर। मेडिकल केयर मतलब क्या है कि आप उसके स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हो। स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हो मतलब क्या है कि एक इंसान है, पढ़ाई लिखाई बहुत करी, लेकिन क्या है, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया, अच्छा खाने को नहीं दिया, कुपोषित है, बार बार बीमार हो जाता है वो, तो वो भी किसी काम का नहीं रहेगा। तो इस तरह से क्या कहा गया है कि आपको आपके देश की पॉपुलेशन को अगर एसेट में कन्वर्ट करना है, ना कि लाइबिलिटी में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ह्यूमन कैपिटल डेवलप करवाना पड़ेगा। और वो ह्यूमन कैपिटल कैसे डेवलप हो पाएगा? जब आप एजुकेशन,
ट्रेनिंग और मेडिकल केयर के फॉर्म में इन्वेस्ट करोगे ह्यूमन बींग्स में, नोट नहीं चिपकाना है, ठीक है, इन सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना है, ठीक है। और जब आप क्या करते हो, इस तरह से ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हो, तो आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का काम कर रहे होते हैं। ये शब्द भी ध्यान रखना, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? तो व्हेन द प्रॉपर केयर इज टेकन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, ह्यूमंस का जब प्रॉपर ध्यान रखा जाता है तो वो क्या बनता है, वो आपका एक तरह से डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो जिसमें एजुकेशन ट्रेनिंग मेडिकल केयर की मदद से आप ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, तो तब आपका ह्यूमन रिसोर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ह्यूमन एज रिसोर्स कन्वर्ट होता है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल जो है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। ये शब्द, ये स्टेटमेंट क्या कहता है यहाँ पे, कि जिस तरह से हमारी कोई फिजिकल कैपिटल होती है, जैसे आपने क्या करा, एक मशीन खरीदी, तो उस मशीन में आपने पैसा लगाया तब आपको मशीन मिली। ऐसा थोड़ा ना कि दुकान के बाहर खड़े होकर उसने मशीन दे दी कि ले जाओ यार, इतनी देर से खड़े हो, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया। अब जो आपने पैसे से खरीद के लाया, तो उसको देखने के लिए नहीं कि बस अगरबत्ती पूजा पाठ करके उसकी मशीन को वापस खड़ी कर देंगे वहीं पे। उस मशीन से आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल आपने मशीन मार्कर बनाने वाली मशीन ली है, तो अब क्या करोगे, आप मशीन से मार्कर बनाओगे, मार्कर बेचोगे, तो आपको रिटर्न मिल रहा है। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट मशीन में किया था, उस मशीन से आपको रिटर्न मिला। वैसे ही ह्यूमन बींग्स में जब इन्वेस्टमेंट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर, तो वो आपको बदले में रिटर्न ही देती है। जैसे एक स्वस्थ नागरिक जो होगा, एक शिक्षित नागरिक जो होगा, तो वो घर बैठ के ऐसा नहीं कि टाइम पास करेगा, ताश खेलेगा, वो क्या करेगा, वो पढ़ा लिखा है, स्वस्थ है, तो वो काम करेगा। अब जब वो काम करेगा तो कुछ पैसे कमाएगा, इकोनॉमी में कुछ वैल्यू ऐड करेगा, एक पर्पस फुलफिल करेगा। तो उससे क्या हो रहा है, उससे आप जैसे देख रहे हो कि आपने पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्म किया, और वही फॉर्म्ड ह्यूमन कैपिटल जो है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बाद में जो डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल है, वो आपको क्या दे रहा है, रिटर्न दे रहा है, which is very much similar to the investment made in the physical capital। जैसे कोई एक बिल्डिंग है, तो एक बिल्डिंग में अगर आपने क्या किया, अगर उस बिल्डिंग में आपने मान लीजिए मतलब एक प्लॉट था, वहां पे एक बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग बना के छोड़ दी, तो आपने इन्वेस्टमेट किया, लेकिन आपको रिटर्न मिल रहा है कि वो रेंट पे चल रही है। वैसे ही ठीक है, ह्यूमन कैपिटल में भी केस रहता है। तो ह्यूमन डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स से आपको क्या मिलेगा, कैसा रिटर्न मिलेगा, आपको हायर इनकम मिलेगी, ठीक है, एडवांटेजेस मिलेंगे सोसाइटी को। और जो दूसरे रिसोर्सेज है ना, उन सब से ऊपर रहता है ह्यूमन कैपिटल या फिर ह्यूमन रिसोर्स। दूसरे रिसोर्सेज मतलब लैंड लेबर कैपिटल, ये आपको चैप्टर 1 में भी बताया था कि लैंड लेबर कैपिटल जो है आपका, वो रखा रह जाएगा अगर ह्यूमन बींग्स के पास में वो नॉलेज नहीं होगा, वो एंटरप्राइज नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए क्या है कि आपके पास बहुत ज्यादा जमीन है, आपके पास बहुत ज्यादा कैपिटल है, आपके पास काम करने वाले लोग भी हैं, लेकिन आप में दिमाग ही नहीं चल रहा है कि वो जो जमीन है उस पर क्या है, लोगों से खेती करवा के मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्शन ले सकता हूँ, ठीक है, और उस प्रोडक्शन को बेच के और पैसा कमा सकता हूँ। तो क्या है, तो किसी काम की नहीं है जमीन। समझ में आ रहा है पॉइंट? वही चीज यहाँ पे भी है, क्या कि हायर इनकम, और मतलब जब आप डेवलप कर लोगे रिसोर्सेज को, आपको हायर इनकम मिलेगी, सोसाइटी को एडवांटेजेस होंगे कि वहां के लोग जो है शिक्षित हैं, स्वस्थ हैं, और उसी के साथ साथ जो दूसरे रिसोर्सेज है ना, वो दूसरे रिसोर्सेज भी तभी काम करेंगे जब आपका ह्यूमन रिसोर्स काम करेगा। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज, लैंड, फिजिकल कैपिटल। वाई मैंने आपको समझा दिया कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, या फिर फिजिकल कैपिटल हो गया, उन सब में सबसे सुपीरियर कौन होगा, आपका ह्यूमन कैपिटल ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स के अंदर जब तक कोई स्किल वो नॉलेज नहीं होगी तो दूसरे रिसोर्सेज रखे रह जाएंगे। ये आपको एक बेसिक इंट्रो दे रहा हूं मैं कि आखिरकार ह्यूमन एज ए रिसोर्स है क्या, समझ में आ रहा है? तो ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन बींग्स एसेट बनेंगे, लाइबिलिटी। ठीक है, मतलब कि वो प्रोडक्टिव होंगे या फिर प्रोडक्टिव नहीं होंगे, वो डिपेंड करता है कि उनमें कितना इन्वेस्टमेंट लगाया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट ह्यूमन बींग्स में किया जा रहा है। अब वो जो इन्वेस्टमेंट ह्यूमन बींग्स में किया जा रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, वो ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर्मेशन का काम करेगा। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का काम करेगा, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब होगा तो उसके एडवांटेजेस हैं कि वो सोसाइटी को एडवांटेज देगा। ठीक है, हायर इनकम सोसाइटी में जनरेट होगी, सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज, जो दूसरे रिसोर्सेज है उनके सुपीरियर होगा। ये सारे आपको एडवांटेजेस मिलेंगे किस चीज के, ये सारे एडवांटेजेस मिलेंगे आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। तो सो इन दिस वे पॉपुलेशन टर्न्स फ्रॉम एसेट टू लाइबिलिटी। और इस तरह से आप क्या कर रहे हैं कि अगर आप प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे फोकस करोगे तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो एसेट से वो मतलब लाइबिलिटी से एसेट में कन्वर्ट हो जाती है। और एसेट से लाइबिलिटी कब बनती है वो भी मैं आपको केस समझा दे रहा हूं। ठीक है, दोनों केस देखो, वाइसा वर्सा चलता है केस। वाइसा वर्सा कैसे चलता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वो आपकी पॉपुलेशन जो है लाइबिलिटी ना बनते एसेट बन गई। लेकिन अगर यहां पे आप ये दूसरे केस को समझोगे, आपने क्या किया कि शिक्षा नहीं दी, एजुकेशन नहीं दिया, हेल्थ पे फोकस नहीं किया, तो उसके चलते पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन कहां
किधर चली जाएगी, गर्त की तरफ चली जाएगी, ठीक है। वो पॉपुलेशन जो है, तो वो पॉपुलेशन कैसे, अब लोग घर बैठे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक तरह से जो पोटेंशियल थी, ठीक है, कि इन लोगों को काम पे पहुंचाते या फिर ये लोग कुछ काम प्रोडक्टिव कर रहे हो, तो शायद इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, वैल्यू एडिशन होता है इकोनॉमी के अंदर, हमारे दूसरे रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल होता, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर एब्सेंस है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, अगर एब्सेंस है एजुकेशन का, हेल्थ का, ट्रेनिंग का, तो वही पॉपुलेशन आपकी एसेट से लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि ज्यादा पॉपुलेशन लाइबिलिटी ही रहेगी, उसी ज्यादा पॉपुलेशन को अगर प्रॉपर ट्रेनिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाएगा तो वो एसेट में भी कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? उसके एग्जांपल दो बहुत अच्छे जो दिए गए, वो दिया गया है ग्रीन रेवोल्यूशन का और एक आईटी रेवोल्यूशन का, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में जैसे अगर आप देखेंगे, हमारे पास एक एग्रेरियन इकोनॉमी है इंडिया, आज भी एग्रेरियन इकोनॉमी है। 1960s 70s के टाइम पीरियड में आप जैसे देखोगे तो हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी वगैरह की मदद से, मॉडर्न मशीनरी वगैरह की मदद से, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की मदद से, जो आपने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में पढ़ा है, हमने क्या करना स्टार्ट किया, हमने एक तरह से लोगों को सचेत करना स्टार्ट किया। वो ह्यूमन कैपिटल जो थी, वो नॉलेज का इस्तेमाल करके खेती करी, और उस ग्रीन रेवोल्यूशन का हमें एडवांटेज क्या मिला कि बंपर प्रोडक्शन हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ, सोसाइटी में आपको हायर इनकम लोगों की देखने को मिली, ठीक है। सिमिलरली आईटी रेवोल्यूशन में क्या है कि जब हमने हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस स्टैब्लिश किए, जब हमने हमारे यहाँ लोगों को सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग वगैरह दी, तो वो लोग क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ प्रॉपर ट्रेनिंग एजुकेशन से, और अल्टीमेटली उसका आपको इंपैक्ट ये देखने को मिला कि आज इंडिया का जो आईटी सेक्टर है, ठीक है, हमारे यहाँ के जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं, उनका लोहा वर्ल्ड वाइड माना जाता है, वर्ल्ड वाइड उनकी कह सकते हैं एक्सेप्टेबिलिटी, वर्ल्ड वाइड हमारा जो आईटी सेक्टर है, हमारा जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर है, वो क्या करता है, हमें रिटर्न ला के देता है। सो दीज आर दी एडवांटेजेस, ठीक है। दिस इज दी होल स्टोरी अबाउट, दिस इज द होल स्टोरी अबाउट हाउ पॉपुलेशन इज, how population can be converted into asset, or how population can move towards liability, ठीक है। it all depends upon human capital formation, people as resource की जो आप बात करो, तो लोग रिसोर्स की तरह बन रहे हैं नहीं बन रहे, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और यही चीज हमारे चैप्टर का क्या रहने वाला है, क्रक्स रहने वाला है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो हम पढ़ेंगे एक स्टोरी ऐसी है बेसिकली सकाल और विलास की, कि जिसे आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हो सारा सब कुछ, लेकिन ये स्टोरी क्या है, ये स्टोरी का एनालिसिस जो है ना, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ, कैसे ह्यूमन या फिर पीपल जो है, पीपल एज रिसोर्स कहलाता है नहीं कहलाता है। तो स्टोरी ऑफ सकाल एंड विलास हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड विमेन, तो पुरुष और महिला जो है, तो दोनों ही अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय मेन एंड विमेन, वो हम समझेंगे। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो अब यहाँ पे देखो, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप ये देखो कि मेन और विमेन में कैसे डिस्क्रिमिनेशन भी है, वो सारी चीजें, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, वो सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब कोई भी मेन हो या विमेन हो, कोई भी पॉपुलेशन का सेक्शन हो, ठीक है, वो विकसित होगा या नहीं होगा, तो दो एस्पेक्ट पे समझेंगे, एजुकेशन और हेल्थ। इंडिया में क्या एजुकेशन के लिए स्टेप्स लिए गए, उसका क्या आउटकम है, क्या चैलेंजेस है, हेल्थ के लिए क्या स्टेप्स लिए गए, क्या आउटकम है, क्या चैलेंजेस है, वो यहां पे हो गया क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन वाला टॉपिक में। लास्ट में अनएम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पीपल एज रिसोर्स जो है, ठीक है, तो वो रिसोर्स की तरह आपके पास तो है, लेकिन वो उस रिसोर्स का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो डिपेंड करता है किस चीज पर, वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड है या नहीं है उस चीज पर। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम पढ़ेंगे। और लास्ट में कंक्लूडिंग स्टोरी है छोटी सी, उसने बताया कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए, नोट नहीं चिपकाना है, ह्यूमन बीइंग्स में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो आपको कैसे रिटर्न दे सकती है। ये पूरा का पूरा बंधा हुआ मैदान है हमारे इस चैप्टर का। तो आई गेस आपको एक बड़ी पिक्चर अब समझ में आ गई है, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं आगे यहां से, मतलब मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया, अभी एक एक टॉपिक बताते चलूंगा। उसके पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, ठीक है। तो सोशल स्कूल टेलीग्राम चैनल है, जहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, कब कौन सा सेशन आने वाला, साथ ही साथ नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से, साथ ही साथ आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं कम्युनिटी सेक्शन से, एब्सोल्युटली फॉर फ्री, पीडीएफ के फॉर्मेट में आप अनअकैडमी ऐप से कम्युनिटी सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ सकाल एंड विलास के साथ में। दो दोस्त है, ठीक है, दो दोस्त है, अब दोनों की कहानी समझना अच्छे से, सकाल और विलास, ठीक है। तो सकाल और विलास जो है, तो यहां पे मैं आपको बताता हूं कि विलास की स्थिति खराब होती है और सकाल की स्थिति सही रहती है, ऐसे समझ लो तो आपको बड़ी पिक्चर समझ में आएगी, ठीक है। तो दोनों ही स्टोरी में क्या होता है, दोनों स्टोरी आप अपनी बुक में भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक मोटा माटी उसका जो कह सकते हैं आउटलाइन है वो समझाता हूं। बोथ द स्टोरी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ इन्वेस्टमेंट इन पीपल कैन मेक देम मोर प्रोडक्टिव, ठीक है, कि लोगों में आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब होगा, ठीक है, जब आप क्या करेंगे, पीपल को एज रिसोर्स कंसिडर करके उनका ध्यान रखोगे, तो वो कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव
रिजल्ट्स आपको दे सकता है, उसके बारे में बताया गया है। तो स्टोरी ऑफ सकाल एंड स्टोरी ऑफ विलास दोनों समझो यहाँ पे। स्टोरी ऑफ सकाल की अगर हम बात करें तो सकाल क्या है, सकाल के घर में जैसे अगर आप देखोगे तो उसके पिताजी बूटा नाम था उनका, ठीक है, तो वो काम करते थे, ठीक, वो काम करते थे। उनकी माता जी जो थी तो घर का ही काम काज समझती थी, चाचा वगैरह ने पढ़ाई लिखाई करी थी, भाई बहन भी थे, सब कुछ था, मतलब फैमिली जो थी वेल सेटल्ड थी एक तरह से देखोगे। लेकिन मम्मी पापा ये चाहते थे कि बच्चा जो है, ठीक है, मम्मी पापा ये चाहते थे, मम्मी पापा क्योंकि थोड़े से शिक्षित थे तो ये चाहते थे कि हमारा बच्चा भी पढ़े। तो उन्होंने क्या किया, शुरू से ही सकाल की इन्वेस्टमेंट जो है, ये हीरो टाइप जो खड़ा है ना ये सकाल है, तो उन्होंने शुरू से ही क्या किया, सकाल की एजुकेशन वगैरह पे फोकस किया, उन्होंने सकाल को पढ़ाया लिखाया, ठीक है। आप सकाल ने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद में इंजीनियर बनता है, कंपनी में जॉब लगती है, अच्छी पैकेज होती है, उसकी हेल्थ वगैरह पे प्रॉपर ध्यान दिया गया, तो हीरो है, ठीक है, राजा बाबू टाइप खड़ा है। अब थे दोनों बचपन में, देखो जर्नी दोनों ने एक साथ स्टार्ट करी थी। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यहाँ पे, क्या होता है ना, लाइफ आपको कहां ले जाएगी। नाउ यू आर इन क्लास 9th, आज आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी क्लास में शायद कोई इकोनॉमिकली आपसे डेवलप्ड इंसान है, कोई इकोनॉमिकली आपसे डेवलप्ड नहीं भी है, ठीक है, सबकी मतलब आप एक क्लास में हो लेकिन सबकी अलग अलग स्थिति है। अब आज से 10 साल, आज आपकी जो स्थिति है आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आज से 10 साल बाद आप कहां जाओगे, उसमें शिक्षा आपका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली, महत्वपूर्ण भागीदार मतलब हिस्सेदार होगी, कि आपकी जो एजुकेशन है वो आपको ले जाएगी, ठीक है। तो सब कुछ छोड़ देना, इसे मत छोड़ना, इसे पकड़ के रखना बहुत अच्छे से। तो यहां जो आपको बताया गया है, यहां बेसिकली क्या बताया गया है देखो, तो यहां पे वही बताया गया है, सकाल और विलास की जो कहानी है, सकाल और विलास की कहानी से आपको बताया गया है कि दोनों स्टोरी से आप कंक्लूजन जब निकालोगे तो सकाल जो है बहुत बेहतरीन सिचुएशन में आपको ये देखने को मिल रहा है। अब अगर विलास की कहानी पढ़ोगे तो विलास भी क्या है, सकाल विलास थे दोनों बराबर की। अब लेकिन विलास ने क्या किया, विलास की फैमिली कंडीशन ऐसी थी कि उसको क्या करना पड़ा, पढ़ाई छोड़ना पड़ी, उसके पापा एक्सपायर हो गए, ठीक है, उसकी मम्मी जो थी तो मछलियां बेचती थी, तो मम्मी को सपोर्ट करने के लिए विलास ने भी पढ़ाई लिखाई छोड़ के क्या करना स्टार्ट कर दी, मछलियां बेचना स्टार्ट कर दिए। तो अब क्या है, ना वो एजुकेशन ले पाया, ना उसने अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पाया, तो उसकी स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। तो अब दोनों ही केसेस में आप एनालाइज क्या करोगे बताओ, दोनों ही केसेस में देखो, यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो, इकोनॉमिक्स में आपने चैप्टर 1 में भी कितनी स्टोरीज पढ़ी थी, यहाँ भी कितनी स्टोरीज पढ़ रहे हो, तो स्टोरीज अपनी जगह है, लेकिन क्या क्वेश्चन बन के आ सकता है वो मैं आपको बताते चलूंगा साथ ही साथ। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट इन दी ह्यूमन बीइंग्स इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अब जैसे सकाल और विलास की स्टोरी से आप कंक्लूजन क्या ड्रॉ आउट कर सकते हैं, एनालिसिस क्या निकाल सकते हैं कि सकाल और विलास जो दोनों है, दोनों ही क्या है, दोनों ही अलग अलग सिचुएशन में, इसलिए क्योंकि दोनों में ही अलग अलग तरह से क्या है, इन्वेस्टमेंट हुआ है, किस फॉर्म में, एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग के फॉर्म में, ठीक है। तो सकाल ने एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके क्या किया, ह्यूमन कैपिटल डेवलप किया अपना, उस वहां पे आपका देख रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, और उसके चलते ही इज इन अ बेटर पोजीशन व्हेन कंपेयर्ड विद द विलास। अब विलास क्या है, ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ फैसिलिटीज, और इसी के चलते हम क्या कहते हैं कि वो एक लाइबिलिटी की तरह है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन ही कुड हैव डन मोर और फार बेटर, लेकिन अब हुआ क्या है कि उसने अपने आप पे उतना ध्यान नहीं दिया, इस कारण से वो सीमित रह गया। यहां पे विलास जो है तो वो आगे बढ़ गया। दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है, एजुकेशन का, हेल्थ का, ट्रेनिंग का, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, इन्वेस्टमेंट मेड इन द ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट द डिफरेंस। आगे समझ में दोनों की स्टोरी से। तो अब जैसे अगर आप देखोगे, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज वाया एजुकेशन, मेडिकल केयर कैन गिव हायर रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। आज आपके माता पिता, वही वाली बात है, आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं, देखो माता पिता का जो प्यार होता है, स्नेह होता है ना, वो दुनिया में वैसा स्नेह, वैसा प्यार आपसे दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। दिस इज फॉर श्योर कि वो चीज आपको दुनिया में कोई और नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता बताओ, क्योंकि वो मतलब ऐसा नहीं है कि अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट देख रहे हैं कि आज हम इसको पढ़ा देंगे तो कल हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो ये सोच के नहीं पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको एक इकोनॉमिक्स के टर्म्स में अगर मैं समझाऊं, तो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स के टर्म्स में ये हो रहा है कि आज आपके अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इतना ज्यादा आपको अच्छा खिलाया पिलाया जा रहा है, आपको अच्छी शिक्षा दी जा रही है, तो इसलिए क्योंकि आज इन्वेस्ट करेंगे तभी आपका कल क्या होगा, सिक्योर हो पाएगा, ठीक है, तभी आपका कल सिक्योर हो पाएगा। तो वो वाली चीज यहां पे बताई गई है। तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज वाया एजुकेशन, मेडिकल केयर कैन गिव हाई रिटर्न इन फ्यूचर। अब यहां पे दो सिचुएशन होती है, एक विशियस साइकिल बनता है, एक वर्टियस साइकिल बनता है। वर्टियस साइकिल और विशियस साइकिल दोनों जो है, इन पे क्वेश्चन बनते हैं, दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है, क्या होते हैं ये दोनों समझाता हूं मैं आपको। देखो, तो अब वर्टियस साइकिल की बात करते हैं हम। वर्टियस साइकिल क्या होता है पता है, वर्टियस साइकिल सिंपल सी चीज है कि जैसे एजुकेशन और हेल्थ, एजुकेशन एंड हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ की मदद से, जैसे अगर आप देखोगे, एजुकेशन और हेल्थ की मदद से एक फैमिली ने तय किया, जैसे सकाल की फैमिली थी, उन्होंने तय किया कि हम अपने बच्चे को भी क्या देंगे, एजुकेशन देंगे, हेल्थ देंगे अच्छी। तो उनका बच्चा क्या है, डेवलप हुआ, उसके बच्चे को जब शादी करवा दी, ठीक है, तो मिसेस सकाल जब आ गई,
तो अब वो भी क्योंकि देखो उनके माता पिता ने ध्यान दिया था पढ़ाई पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, तो अब आगे जो ये सकाल एंड मिसेस सकाल जो होंगे तो उनके बच्चे जो होंगे ना वो भी उसके हेल्थ एजुकेशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो उनकी जब शादी होगी तो वो भी अपने बच्चे पे ध्यान देंगे। तो इस तरह से क्या है कि सोसाइटी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक वर्टियस साइकिल बना है। मतलब those who know about the significance of education and health, ठीक है, those who know about the significance of formal training structure and course structure, तो उसके चलते क्या है कि they emphasize on that, ठीक है। अब जो माता पिता जो पढ़े लिखे रहते हैं तो वो क्या करते हैं और एम्फेसाइज करते हैं, और उसके चलते क्या है कि वो जो उनके यहाँ बच्चे होंगे तो वो भी उसी चीज पे एम्फेसाइज करेंगे। इस तरह से जो साइकिल क्रिएट होता है, इस तरह से जो साइकिल क्रिएट होता है वो क्या है, एक वर्टियस साइकिल क्रिएट होता है, ठीक है। एक वर्टियस साइकिल क्रिएट हो गया इस तरह से। अब वर्टियस साइकिल के साथ साथ में एक होता है विशियस साइकिल, ठीक है। विशियस साइकिल क्या है, अब मान लो आपने क्या देखा विलास के केस में, विलास के केस में पिताजी थे नहीं, माताजी जो थी, तो देखो यहाँ पे सिचुएशन भी उस चीज के लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन हम उसको इकोनॉमिक्स के टर्म्स में समझ रहे हैं, ठीक है, इमोशनल मत होना। तो यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे पिताजी थे नहीं, माताजी अकेली थी, तो अब उन्होंने सोचा कि शिक्षा विक्षा सब एक तरफ है, अभी घर में रोटी कहां से आएगी, तो उन्होंने विलास से क्या बोला, चलो बेटा मछली बेचो तुम भी हमारे साथ में, ठीक है। तो अब विलास was deprived of that thing, विलास was deprived of that thing, उसके चलते क्या है, विलास जो है तो वो शिक्षा नहीं ले पाया, स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं दिया, तो उसकी जब शादी होगी तो वो भी अपने बच्चे के लिए उतना नहीं सोचेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप जैसे देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वो अपने बच्चे के लिए नहीं सोचेगा तो फिर उसके बच्चे भी उस तरह से ही रहेंगे, ठीक। तो वो एक जो साइकिल बनेगा वो क्या रहेगा, विशियस रहेगा, ठीक है। तो दो साइकिल बताए यहाँ पे, एक विशियस और एक वर्टियस। ये विशियस हो गया, ठीक है, और ये वाला साइकिल जो है किधर गया, ठीक है, ये वर्टियस हो गया, वर्टियस साइकिल हो गया। अब ये विशियस और वर्टियस साइकिल में आप जैसे देखोगे तो आप बोलोगे सर आप गलत बता रहे हो, क्यों, क्योंकि हमने कहीं कहीं तो देखा है कि माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन बच्चे पढ़े लिखे जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, फिर वो उनके बच्चों को भी पढ़ाते हैं। होता है ना, जैसे कोई गांव से शहर निकल के आ गया, अगर एक पीढ़ी भी आपकी व्यवस्थित निकल गई तो वो एक पीढ़ी आगे आने वाली 7 पीढ़ी के लिए क्या कर देगी, सही व्यवस्थाएं कर देगी, सही लाइन बना देगी, लाइन बना देगी इन द सेंस कि वो साइकिल जो है विशियस साइकिल उसको तोड़ देगी। तो नो डाउट देयर इज वन वे टू ब्रेक दिस विशियस साइकिल। वो विशियस साइकिल को तोड़ने का एक तरीका क्या है, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका जो मैंने आपको क्या बताया, साइकिल को अगर तोड़ना है तो वो है एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन की मदद से क्या है, जब एक भी पीढ़ी में ये समझ में आ जाएगा कि शिक्षा जो है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है, तो उसके बाद में क्या होगा कि वो साइकिल जो है तो वो एक प्रॉपर साइकिल जो है विशियस से वर्टियस बन जाएगा। अब दोनों ही केसेस में मैं आपको समझा देता हूं कि विशियस साइकिल क्या है, वर्टियस साइकिल क्या है, ठीक है। सो ऑल दोज who knows the importance or significance of health and education, they invest more in health and education, and this creates a subsequent cycle whereby health and education is given importance, but whereby those families which are deprived of the health and education, ठीक है, or we can say those families which are deprived of the proper formal structure, ठीक है, so they are not able to send their children to the educational institutes, and they are deprived of the education and proper health अवेयरनेस फैसिलिटीज, और उसके चलते क्या है, एंड द साइकिल गोज ऑन सिमिलरली, दिस क्रिएट्स अ विशियस साइकिल। तो विशियस और वर्टियस साइकिल क्या है, सकाल और विलास के केस से आपको और बेहतरीन तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो ह्यूमन बींग्स में की जा सकती है, ह्यूमन रिसोर्सेज में की जा सकती है वाया एजुकेशन एंड मेडिकल, कैन गिव हायर रेट ऑफ रिटर्न्स, ठीक है, हायर रेट ऑफ रिटर्न्स मिल सकते हैं, ठीक है। और दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है, जैसे दो सिचुएशन देखोगे आप, तो ये इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो वर्टियस साइकिल है और नहीं करेंगे तो विशियस साइकिल है। अब जैसे अगर आप देखेंगे कि ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे सर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ह्यूमन कैपिटल इज द सुपीरियर ऑफ ऑल। दूसरे जितने भी कैपिटल्स हैं उन सब में सुपीरियर ह्यूमन कैपिटल ही है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल, स्पेशली इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। These peoples have made efficient use of other resources like land and capital. Therefore, countries like Japan are rich and developed despite the fact they are suffering from natural calamities, despite the fact they are having limited resources. अब जापान जैसी और भी बहुत सारे देश है, इजराइल की बात कर लो, ये छोटे छोटे देश हैं, लैंड बहुत ज्यादा नहीं है इंडिया जितने रिसोर्सेज नहीं है, ऊपर से क्या हो रहा है, वॉल्केनो कभी भी फूट जाते हैं, वहां अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आता है, जैसे जापान की स्पेसिफिकली की बात करें हम, उसके बावजूद भी वो इतना डेवलप्ड क्यों है, उसके बावजूद भी उनकी जीडीपी इतनी बड़ी क्यों है, उसके बावजूद भी आप देखोगे वहां इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स क्यों हैं, उसके बावजूद भी वहां इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज क्यों हैं,
ठीक है, तो उसका सीधा सा जवाब क्या है पता है? उसका सीधा सा जवाब यह है क्योंकि वहां पे उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है किस चीज में, वहां पे उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है ह्यूमन रिसोर्सेज में। ठीक है, तो जैसे जापान की हम बात करें तो जापान जैसी देश जो है जहां पे उन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया है, जिसके चलते आपको क्या देखने को मिलता है, जिसके चलते आपको देखने को मिलता है कि शिक्षा की मदद से और स्वास्थ्य पे ध्यान देते हुए, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास रिसोर्सेज वगैरह लिमिटेड है, ये कांस्टेंट है, उसके बावजूद उन्होंने क्या किया है, बहुत ज्यादा ग्रो किया है, बहुत ज्यादा ग्रो किया है। तो ये उनको रिच और डेवलप्ड बनाता है वैसे देशों को। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो कहानी चल रही है हमारी कि व्हाई ह्यूमन रिसोर्स या फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द रीजन। ठीक है, स्टोरी ऑफ सकार और विलास से बड़ी पिक्चर समझ में आई आपको? तो अब जैसे अगर आप देखोगे इस हिसाब से ह्यूमन कैपिटल डेवलप कर लोगे तो करने के बाद क्या नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स नेक्स्ट। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल डेवलप हो गया आपका, उसके बाद अगली चीज क्या? तो यहाँ पे जैसे अगला टॉपिक देखोगे आप, खोलो अगला टॉपिक क्या आपका, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। तो यहाँ आपको देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स। तो हम जो भी आर्थिक गतिविधियां करते हैं, आर्थिक गतिविधियां मतलब क्या है कि जैसे अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग्स का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि आप अभी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं सारी चीजें, उसके बाद में आप एक पॉइंट पे ये आओगे कि अपने सस्टेनेंस के बारे में सोचोगे कि आप अपना खर्चा खुद कैसे निकालो। तो आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ अपना प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां से हर इंसान कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा होता है जिससे वो अपना जीवन यापन कर पाए, जिससे वो अपना जीवन यापन कर पाए। तो जैसे 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, ये छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा, लेकिन एक बार और फिर से मैं रीअसर्ट करता हूं उस चीज को। 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है? तो जहां पे आप नेचुरल प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है आपका, ठीक है, मैं क्वेश्चन बताते चल रहा हूं, व्हाट आर दी 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां पे आप क्या कर रहे हैं, जहां पे आप नेचुरल प्रोडक्ट्स मतलब नेचर से कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या जाएगा? सेकेंडरी एक्टिविटी में जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा सेकेंडरी एक्टिविटी में, जहां पे आप क्या कर रहे हैं कि जो नेचर से आपने एक्सट्रैक्ट किया उसे प्रोसेस करके उसको इंडस्ट्रियल लाइन पे कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं टमाटर का, ठीक है, दी एवरग्रीन एग्जांपल। तो आपने टमाटर की खेती करी, आप किसान हो, मतलब आप प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, अब उस टमाटर को मान लीजिए क्या है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट लेके चले गए अपनी इंडस्ट्री में। ठीक है, अब अपनी इंडस्ट्री में ले जाके उस टमाटर वाले ने, मतलब टमाटर ले जाने वाले इंसान ने क्या किया, टमाटो केचप बना दिया। किसान से लाया था, इसके लिए नाम क्या रख दिया, किसान टमाटो केचप, जबकि खुद किसान नहीं है। ठीक, तो अब आप यहां क्या देखोगे, तो प्राइमरी से सेकेंडरी में, सेकेंडरी एक्टिविटीज मतलब वो सारी एक्टिविटीज जहां पे आप क्या कर रहे हैं, जहां पर आप प्राइमरी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज हो गया। और टर्शरी एक्टिविटीज क्या होते हैं? तो टर्शरी एक्टिविटीज में बेसिकली आप सिंपल सी चीज जो कर रहे होते हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद में टर्शरी, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी को जो सपोर्ट करता है, जो सर्विस सेक्टर है। अब वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, जो टमाटर यहां से यहां लेके गया था फैक्ट्री तक, अपने सिर पर रख के तो ले नहीं जाएगा, ठीक है, उसने ट्रक का इस्तेमाल किया होगा। तो जो ट्रक ड्राइवर है, जो सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन की प्रोवाइड कर रहा है, बैंकिंग हो गया, ठीक है, या फिर जो प्रोफेशनल्स हो गए, जैसे टीचर्स हो गए, ठीक है, डॉक्टर हो गए, पुलिसमैन हो गए, जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो सभी लोग टर्शरी एक्टिविटी, टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड है। ठीक है, तो यहां पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती है। ठीक है, द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और अब चाहे प्राइमरी में काम हो रहा हो, सेकेंडरी में काम हो रहा हो, या टर्शरी में काम हो रहा हो, तीनों ही तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी में कहीं ना कहीं प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, इन चीजों पे फोकस किया जाता है। इन चीजों पे, इन एक्टिविटीज के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज के डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। तो आर यू गेटिंग द फोकस ऑफ द टॉपिक? ठीक है, आपको टॉपिक का फोकस समझ में आ रहा है कि क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। मेन एंड वुमेन पे भी आगे आएंगे, पहले आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझो। तो 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो तीनों तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपने समझ ली। ठीक है, और ये तीनों तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है, तो दे एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। ठीक है, ये तीनों तरह की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एड वैल्यू टू दी नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम में कैसे वैल्यू ऐड करती है वो समझाता हूं मैं आपको, कि देश में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो देश की जीडीपी का पार्ट होता है वो। ठीक है, देश में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उससे क्या हो रहा है, उससे आप देखोगे तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, और उसी टैक्स के पैसे से आप क्या देखते हैं, रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं। अब सरकार की जेब में थोड़ी ना पैसा है, सरकार तो हमारी जेब से पैसा निकाल के ले जाती है, कैसे, टैक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो वो वाली चीज रहती है यहाँ पे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है, कहीं ना कहीं क्या कर रही है, नेशनल इनकम में वैल्यू एडिशन का काम करती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव 2 पार्ट्स। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी 2 तरह के पार्ट होते हैं, एक मार्केट एक्टिविटी होती है, एक नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है। मार्केट और नॉन मार्केट क्या होती है, अच्छे से एक पॉइंट ध्यान रखना। देखो ये क्वेश्चन बनते हैं, हाउ द मार्केट एक्टिविटी इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन मार्केट एक्टिविटी, बताओ। तो अब मार्केट एक्टिविटी में वो सारी एक्टिविटीज जो आप
पैसे अर्न करने के पर्सपेक्टिव से कमा रहे होते हैं, वो क्या होती है, मार्केट एक्टिविटी होती है। एक अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं इसका। जैसे क्या हो रहा है, खाना बनाने की बात आती है, तो खाना बनाने की जब बात आती है तो उसमें आपने क्या देखा कि एक फैमिली में मम्मी जो है, तो मम्मी ने क्या किया, खाना बनाया। मम्मी ने खाना बना के बच्चों को खाना खिला दिया, प्यार से सिर पे हाथ फेर दिया, और जो नहीं खा रहा था उसको सिर पे पीछे लगाया भी खा चुपचाप, ठीक है। तो ये क्या है, ये मम्मी के द्वारा जो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, ये मार्केट एक्टिविटी में आएगी, नॉन मार्केट में नहीं, ठीक है, नॉन मार्केट में। क्यों? क्योंकि इसके लिए ऐसा नहीं कि खाना खत्म होने के बाद मम्मी एक बिल पहुंचाएगी तुम्हारे को, लाओ 50-50 रुपए सब दे दो, ठीक है, और पापा से बोल देंगे तुम 60 दो, तुमने ज्यादा खाया। ऐसा नहीं होता है ना। यहां पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये ऐसी एक एक्टिविटी है जो प्रॉफिट अर्निंग के पर्सपेक्टिव से नहीं की गई है। लेकिन अगर आपकी मम्मी बहुत बढ़िया शेफ है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, वो अपने होटल में जाके इस तरह से खाना बना रही है, गेस्ट को भी खाना खिलाया, उनके सिर पे हाथ फेर के नहीं मारेंगे, ठीक है। तो आप जैसे देखोगे तो वो होटल में उनको गेस्ट आए, उनको खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद में एक बिल पहुंचा दिया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और आइएगा भी पैसे भर के जाओ। तो उस तरह से क्या है, वो एक मार्केट एक्टिविटी हो गई है। तो आप यहां पे आपको समझना होगा अच्छे से, तो मार्केट एक्टिविटीज, all those activities which are performed from the perspective of earning money or where the transaction of money is involved, वो मार्केट एक्टिविटी हो जाएगी। when the same activities और मतलब सेम भी हो सकती है, फिर अलग भी हो सकती है, ठीक है। तो when the same activities or other activities are performed from the perspective of पर्सनल सेटिस्फैक्शन, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नॉट अर्निंग मनी, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, जो लव अफेक्शन के द्वारा की जाती है, जिसमें पैसा मोटिव नहीं होता है, तो वो क्या होता है, वो नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है। इसका एग्जांपल मिलता है कि मम्मी घर में बच्चों के लिए खाना बना रही है, तो वो मार्केट एक्टिविटी नहीं है। कभी आपकी थाली में खाने के साथ 10 रुपए का बिल का नोट नहीं आता है, ठीक है, मतलब 10 रुपए वाला बिल नहीं आता है कि चलो खाना दे दिया तो 10 रुपए प्लेट, तुम मेरे बच्चे उसके लिए ऑफर, ऐसा नहीं, ठीक है। तो मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटी समझ में आया आपको। तो मार्केट नॉन मार्केट एक्टिविटी ये हो गया। तो अब आप जैसे देखेंगे तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाती है, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटीज होती है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉन मार्केट होती है, और कुछ एक्टिविटीज मार्केट एक्टिविटीज होती है। इतनी क्लियरिटी है, क्रिस्टल क्लियरिटी है, ठीक है। अगर इतनी क्लियरिटी आपको क्रिस्टल क्लियरिटी है तो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस। तो जैसे अगर आप देखोगे तो हिस्टोरिकली, जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाँ, हिस्टोरिकली और कल्चरली अगर आप देखोगे तो हिस्टोरिकली और कल्चरली कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आपको ये समझ में आता है कि जो लेबर है, ठीक है, वो परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, दोनों। लेबर परफॉर्म करना मतलब कि काम करना, लेबर परफॉर्म किया जाता है दोनों के द्वारा, मेन और वुमेन दोनों के द्वारा। अब यहां पे जब महिलाएं और पुरुष दोनों ही काम करते हैं, तो दोनों का काम करने का जो डोमेन है ना, वो अलग अलग है। आप हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस देखोगे तो पुरुष प्रधान समाज रहा है हमेशा से ही। पुरुष प्रधान समाज का मतलब क्या है कि सोसाइटी हमेशा से मेल डोमिनेटेड रही है। अभी जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है, तो यहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में आपको देखने को मिला कि जो पब्लिक स्फीयर है, जहां पे मतलब जहां पे लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, पैसा कमाने का काम है, तो एक लंबे समय तक वो पुरुषों का काम रहा, ठीक है। इसी कारण से आप जिस देखोगे तो महिलाओं का क्या काम रहा, तो महिलाओं को सेकेंडरी सीट दे दी। क्या सेकेंडरी सीट दे दी कि तुम घर संभालो, बच्चे संभालो, ठीक है, खाना वाना बनाओ। तो ये मतलब आज तो जैसे आप देखोगे तो नो डाउट वी आर ऑन दी फोरफ्रंट, ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ गए, सोसाइटी थोड़ी सी प्रोग्रेसिव हो गई है, ऐसी प्रोग्रेसिव हो गई कि महिला भी काम करती, सारी चीजें वो भी ड्राइविंग सीट पे आ गई है हम। लेकिन क्या है, लार्जली अगर आप देखोगे, हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है। अब इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में आपको ये देखने को मिला है, ये एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है कि जहां पे डिवीजन ऑफ लेबर भी रहा है, ठीक है, ड्यू टू द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल रीजंस। और क्या रहा है वो डिवीजन ऑफ लेबर, कि विमेन जनरली लुक आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स एंड मेन वर्क इन दी फील्ड्स। महिलाएं जो है, तो महिलाओं ने कहां काम किया है, डोमेस्टिक चोर्स पे, उन्होंने घर का काम काज संभाला है। और जो पुरुष रहे हैं, तो पुरुषों ने क्या किया है, फील्ड्स, मतलब कहां पे, फील्ड्स इन द सेंस कि जो पुरुष रहे तो पुरुष ने क्या किया है, खेत खलियान ये वाले काम संभाले, ठीक है। पुरुष जितने भी रहे तो उन्होंने खेत खलियान वाले, बाहर वाले, जहां पैसा कमाने के लाना होगा, ठीक है। अभी सकाल और विलास की स्टोरी से रिलेट करोगे जैसे अगर आप, तो सकाल और विलास की स्टोरी में एक डिफरेंस था, समझना क्या डिफरेंस था, कि सकाल की स्टोरी में सकाल की मम्मी का क्या काम था कि वो घर ही रहेंगी, घर रह के क्या करेंगी, बच्चों को संभालेंगी, घर का कामकाज करेंगी, ठीक है। लेकिन विलास की स्टोरी में क्या था कि पापा थे नहीं और इकोनॉमिक कंडीशंस वर फोर्सिंग हर टू मूव आउट ऑफ द होम, ठीक है। तो उन्होंने मछलियां बेची और अपने घर का पेट पाला, ठीक है। तो उस तरह से डिफरेंस क्या है दोनों के केसेस में, कि जो काम सकाल की मम्मी कर रही थी, उन्हें
वो भी तो काम ही है ना, डोमेस्टिक चोर्स। जैसे अगर आप देखोगे, अगर ये काम आप मेड से करवाते हो अपनी, समझना अच्छे से इस चीज को, तो मेड को आप पे करते हो कि मेड आपके लिए खाना बना रही है, मेड आपके लिए बर्तन साफ कर रही है, साफ सफाई कर रही है। और जब वो मेड से मम्मी हो जाती है, ठीक है, मेड से मम्मी हो जाती है, मतलब क्या है कि वही काम जब आपकी मम्मी कर रही होती है, तो मम्मी को ऐसा नहीं कि पापा मंथ एंड में बोलते हैं कि लाओ तुम्हारे कितने पैसे होगा सुमन बताओ मैं दे देता हूं तुम्हें, नहीं ना। तो उस तरह से क्या है, उस तरह से जैसे अगर आप समझोगे तो महिलाओं के द्वारा जो काम किया जाता तो उस काम को वैल्यू नहीं दी जाती व्हेन इट इज परफॉर्म फॉर द फैमिली, ठीक है, फॉर द फैमिली मेंबर्स। लेकिन वही काम जब अगर बाहर कर रहे होते तो उसे पे किया जाता है। जैसे विलास की मम्मी ने मछलियां बेची थी, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, मार्केट एक्टिविटी में आ गई है। समझ में आ रहा है? तो मेन और वुमेन की दोनों की ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पहले तो हमने हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन के कारण सेपरेट कर दिया है। विमेन जो है, तो विमेन आर लिमिटेड टू द डोमेस्टिक चोर्स, वेयरएस मेन परफॉर्म दी आउटडोर वर्क, या फिर कह सकते हैं फील्ड्स में काम कर रहे हैं वो। उसके अलावा ये एक और समस्या है, क्या एक और समस्या ये है कि विमेन का काम जो लेस वैल्यूड होता है व्हेन इट इज परफॉर्म फॉर द फैमिली मेंबर, बट इफ द सेम वर्क इज डन by her outside the family, she is going to be paid for that। उसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे ना, तो आपको एक डिफरेंस ये भी समझ में आता है, और मेन और विमेन जो है कि दोनों ही जब काम करते हैं ना, तो मेन के वर्क को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है व्हेन कंपेयर्ड विद विमेन। कैसे ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, तो यहाँ पे आप समझना कि जैसे एजुकेशन और स्किल्स की बात कर रहे हैं हम, तो एजुकेशन और स्किल्स की जब बात करते हैं तो किसी को भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है कि आज मैं काम कर रहा हूं, ठीक, तो आज मैं जो काम कर रहा हूं, तो मुझे काम क्यों दिया गया, मेरे एजुकेशन, मेरे स्किल्स के बेसिस पे, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ हूं और मैं पढ़ा सकता हूं। ठीक, अगर मान लो यही मैं पढ़ा हुआ नहीं होता और पढ़ा नहीं सकता था, तो क्या मुझे काम मिलता? नहीं काम मिलता। समझ में आया? कल को आपको भी कोई काम मिलेगा तो वो किस बेसिस पर मिलेगा? वो आपको काम इस बेसिस पर मिलेगा कि आप पढ़े हुए हैं, आप पढ़ा सकते हैं, आपके अंदर वो स्किल है या नहीं है। या फिर आप मान लो जैसे आप फॉर एग्जांपल आप क्या बनना चाह रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, तो आपके पास कोई डिग्री है, आपके पास नॉलेज है, चलो डिग्री नहीं भी, लेकिन आपके पास कोई स्किल है कि आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ जानते भी हो नहीं जानते हो। समझ में आ रहा है? तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन एजुकेशन एंड स्किल। लेकिन आप इसी को जब आप देखोगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन के केस में, तो क्या हो रहा है, एजुकेशन एंड स्किल आर मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। लेकिन यही एजुकेशन और स्किल जो है मेन को ज्यादा बाउंटी बैग करके देती है व्हेन कंपेयर्ड विद वुमेन। अगेन व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिस्क्रिमिनेशन? तो इस भेदभाव का कारण भी हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस में ही छुपा हुआ है, क्योंकि सोसाइटी हमेशा से क्या रही है, मेल डोमिनेटेड रही है। तो महिलाएं जो काम करती हैं उसके लिए उन्हें क्या किया जाता है, कम रेम्यूनरेट किया जाता है, पैसे कम दिए जाते हैं, ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि उनके एफर्ट्स कम होंगे। लेकिन पुरुष जो है, तो पुरुष के काम के लिए, उसी चीज के लिए पुरुष को क्या दिया जाते हैं, पैसे ज्यादा दिए जाते हैं। तो वेज गैप जो है, कहां पर वेज गैप जो आपको उसमें देखने को मिलता है, कामकाज में, वो दैट इज द रियलिटी, ठीक है। वो वेज गैप जो है वो एक रियलिटी है, वेज गैप को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। समझ में आया? सो दिस इज द स्टोरी, डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन। डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन क्या है, वो किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन है उसमें, वो सारी चीजें अगर आपको क्रिस्टल क्लियर है यहां तक, तो एक बार मुस्कुरा दो, ठीक है, मुस्कुरा दिए। तो इस तरह से क्या है, ये हमने इतना पढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, मेन और वुमेन के टुवर्ड्स सोसाइटी जो उनके इकोनॉमिक वर्क को कैसे वैल्यू करती है, वो सारी चीजें। अब अल्टीमेटली आपके मेन और आपकी वुमेन प्रोडक्टिव होंगे या नहीं होंगे, उनके अंदर वो क्वालिटी होगी या नहीं होगी, क्या वो उनका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है नहीं हुआ है, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल पर, ठीक है। तो हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर देखें कि हमारी पॉपुलेशन क्वालिटेटिव है या सिर्फ क्वांटिटेटिव है कि बढ़ते ही जा रहे हैं, अमीबा की तरह फैलते ही जा रहे हैं, तो वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, एजुकेशन और हेल्थ पे डिपेंड करेगा। तो हम एक एक करके वो चीज समझते हैं। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इन चीजों पर डिपेंड करती है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ही तय करेगी कि ग्रोथ रेट क्या है कंट्री की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि अब आप इसको रिलेट करो स्टोरी ऑफ सकाल के साथ में। अगर सकाल को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, ठीक है, तो क्या वो जिस स्थिति में बढ़िया चश्मा लगा के ऐसे हाथ टेक के खड़ा था पेड़ के सहारे, वो फोटो में देखा था ना हमने, तो क्या वो वैसा खड़ा हो पाता, मतलब क्या वो उस स्थिति में रहता, बढ़िया सूट बूट चश्मा इसके साथ में वो दिखता, आपको नहीं देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंचने के लिए उसने क्या किया, अपना एनहांसमेंट किया। उसने क्या किया, इनिशियली उसके पेरेंट्स ने किया, ठीक है, मतलब हिज पेरेंट्स इन्वेस्टेड इन हिम, एजुकेशन दिया, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज दी, बाद में वो जब मतलब शिक्षा के लिए जा रहा था तो उसको अच्छे से अच्छे कॉलेज में पहुंचाया, सारी चीजें ताकि अच्छे स्किल्स गेन कर पाए वो, ठीक है। तो आपको ये चीज समझना होगा क्या कि एजुकेशन जो है क्वालिटी ऑफ अ पर्सन इंप्रूव करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका
निभाता है। अगर शिक्षा होगी तो शिक्षा से क्या होगा, आपने एक स्टेटमेंट सुना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, क्या कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जिसने भी पिया है उसने दहाड़ा है। तो यहां पे अल्टीमेटली पॉपुलेशन जो है आपकी, तो जो हमारा स्टार्टिंग में क्वेश्चन था कि वेदर दी पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी एन एसेट और लाइबिलिटी, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, एसेट बनेगी या लाइबिलिटी बनेगी, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ग्रो करवा रहे हो, कैसे इन्वेस्ट करवा रहे हो। तो वहां पर एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन एजुकेशन, नो डाउट, ठीक है। तो देयरफॉर अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द पॉपुलेशन इज फोकस्ड इन आवर कंट्री। और इसी के चलते क्या हमारी कंट्री में जैसे अगर आप देखोगे तो एजुकेशन इंपार्ट करने के लिए स्पेशल फोकस किया गया। सवाल ध्यान रखना, हाउ कैन वी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन फॉर दैट, ठीक है। तो स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है, ये स्टेप्स लिए गए हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये स्टेप्स लिए गए हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है उसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो उसे एनहांस कर सकते हैं। तो प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद द स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स, ठीक है। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे स्पेशल एम्फेसिस देते हुए, फोकस करते हुए हम क्या कर सकते हैं, एक बड़ा डिफरेंस, एक बड़ा मार्क क्रिएट कर सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल्स को स्टैब्लिश करना, ताकि जिससे क्या हो, ताकि जिससे आपको ये देखने को मिले कि आप क्या कर सको, क्वालिटी एजुकेशन टू दोज हु कैन नॉट अफोर्ड इट, ठीक है, वहां तक पहुंचा सको। तो ये कुछ स्टेप्स लिए गए, स्टेप्स एक एक ध्यान रखना कि क्या अभी तक प्रयास किया जा चुका है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को एजुकेशन की मदद से इंप्रूव करने के लिए। तो प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स क्यों लिखा है, क्योंकि आप देखोगे तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, लड़कियां जो है वो पिछड़ गई है। लड़कियां कैसे पिछड़ गई है कि लड़कियों को जैसे अगर आप देखोगे तो वो उतना इंक्लूसिव नहीं हो पाई है किस एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। लड़कियां जो है वो पीछे रह गई है, तो वो वाला पार्ट आ गया यहाँ पे। प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या देखने को मिल रहा है आपको, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है कि नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल्स को एस्टैब्लिश किया गया है। इन स्कूल्स को एस्टैब्लिश करने का कारण मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन टू दी सेक्शन दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द क्वालिटी एजुकेशन, वहां तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड, वोकेशनल स्ट्रीम्स का मतलब समझते हो कि सिर्फ शिक्षा नहीं दी जाए उनको, शिक्षा के साथ साथ में रोजगार पा लेने योग्य, मतलब उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, ऐसे स्किल्स भी दी जाए। तो इसे अगर आप देखोगे वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड नॉलेज एंड स्किल्स। ऑक्यूपेशन रिलेटेड नॉलेज एंड स्किल्स मतलब जैसे ITI करके एक वो होता है, एक डिप्लोमा कोर्स रहता है जिसे आप देखेंगे 10th के बाद बहुत सारे बच्चे परस्यू करते हैं, जिसमें उनको इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, ये सारी चीजें सिखा दी जाती है। IIT की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सारी स्किल्स देना, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, स्किल्स प्रोवाइड करना हाई स्कूल के बाद में बच्चों को, ताकि वो रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ काम कर सके, सीख सके। वो वोकेशनल स्ट्रीम्स वगैरह डेवलप की गई सरकार के द्वारा, ठीक है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर फ्रॉम 151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान टू रुपीज 99,300 करोड़ इन 1951 टू 52, मतलब 1951-52 में जैसे अगर आप देखोगे तो 151 करोड़, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर होता था एजुकेशन के ऊपर। और वही एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर आज की स्थिति में आप जिस देखोगे तो बढ़ के 99,300 करोड़ पे आ गया है। आप सुनो मेरी बात, बुक लेकर बैठे हो तो जिन बच्चों की पुरानी बुक होगी, अभी आप यहाँ पे घबरा रहे होंगे, सर मेरी बुक में तो डेटा और कुछ दिया है, ठीक है, तो पैनिक नहीं होना, एंजाइटी अटैक्स नहीं लेना। यहाँ पे बुक्स जो है तो एनसीईआरटी फिगर जो है वो अपडेट होते जाते हैं। सिंपल सी चीज है, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाना है, आपको लेटेस्ट मिल जाएगा। अब मैं आज ये वीडियो शूट करूं, वहां से एक साल बाद जो नया एडिशन आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वीडियो तो रहेगा यूट्यूब पे, लेकिन आपको वहां पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि डेटा बदल जाएंगे आपकी बुक में। नई बुक में आज की जो बुक है लेटेस्ट, उसके हिसाब से ये डेटा है, तो डेटा चेंज होगा, घबराना नहीं है, नई बुक से मिला लेना है डेटा को, ठीक है। बाकी इस वीडियो में मैं जो आपको दे रहा हूं, जो लेटेस्ट डेटा दे रहा हूं मैं, क्लियर हुआ। तो इस तरह से क्या है, दीज आर द स्टेप्स टेकन, कि खर्चा जो है सरकार ने बढ़ाया है, मतलब सरकार ने अपने बजट का एक स्पेसिफिक सेक्शन जो है वो बढ़ा के क्या किया है, एजुकेशन को इंप्रूव करने का प्रयास किया है, ठीक है। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम 0.64, वो बता रहे ना कि पहले मात्र 0.64% इस्तेमाल किया जाता था, अब 2019-20 में 3.1% जो है शिक्षा के क्षेत्र पे खर्च किया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जा रहा है। सो अगेन दिस पॉइंट प्रूव्स अ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। क्या प्रूव करता है, ये प्रूव करता है कि किस तरह से क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है एजुकेशन की मदद से इंप्रूव की गई है, ठीक है।
इंप्रूव की गई। तो ये हमारे द्वारा स्टेप्स लिए गए। अब इन स्टेप्स से आउटकम क्या निकल के आया वो भी तो देखें। तो आउटकम में निकल के आया कि लिटरेसी रेट जो है तो पहले 18% हुआ करता था, वो आज 85% है 2018 के डेटा के हिसाब से। सेम टाइम पीरियड में देखोगे तो प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज एक्सपेंडेड ओवर 8.5 लाख। ठीक है, तो प्राइमरी स्कूल सिस्टम जो है तो वो 8 लाख से ज्यादा स्कूल जो हमारी कंट्री में एक्सपैंड होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये आउटकम से नो डाउट हमने जो प्रयास किए तो उसका आउटकम आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन उस आउटकम के अलावा चैलेंजेस भी है कि अभी हमें और करना है शिक्षा के क्षेत्र में काम। और पर्सनली मेरा ये मानना है, आप देश का विकास चाहते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपको देश के विकास के लिए सबसे ज्यादा किसी चीज पर अगर फोकस करना होगा ना, तो देश के विकास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो होगी एजुकेशन। देखो, हम हथियार बना सकते हैं, ठीक है, हम बहुत अच्छा क्या कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं, ब्रिजेस बना सकते हैं, लेकिन उन हर चीज की अगर रूट्स पे अगर आप जाओगे तो ये सब कुछ करने के लिए आपको सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा एजुकेशन पे। नो डाउट हमें दूसरे डोमेन्स में भी बेहतरीन करना होगा, लेकिन अगर देश का विकास चाहिए तो सबसे पहली प्री रिक्विजिट कंडीशन जो होगी, सबसे पहली जरूरत जो होगी वो होगी शिक्षा। क्योंकि एक शिक्षित वर्ग जो रहेगा ना समाज का, वही देश को फिर क्या करेगा, दूसरे डोमेन्स में आगे ले जा पाएगा। तो सबसे अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई मुझसे पूछे कि क्या है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है एजुकेशन। तो नो डाउट दूसरे डोमेन्स में भी काम होगा, तभी देश विकसित होगा, तभी देश डेवलप्ड होगा, लेकिन उन सबसे पहले अगर किसी स्फीयर में, किसी डोमेन में काम किया जाना चाहिए तो वह एजुकेशन में किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने जितना काम किया उसके आउटकम्स क्या निकल के आए वो समझ में आया आपको, लेकिन उसके अलावा चैलेंजेस जो है वो चैलेंजेस क्या है आज जो और चैलेंजेस फेस कर रही है, तो आज जो चैलेंजेस और फेस किए जा रहे हैं वो क्या है कि वास्ट डिफरेंस इन लिटरेसी इज नोटिस्ड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि 85% पॉपुलेशन ग्रो कर गई है, आपको अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग ग्रुप में, ठीक है, अलग अलग सेक्शन, अलग अलग रीजन के अलावा, मतलब उन रीजन में भी जो मेल और फीमेल है उनके बीच में आपको गैप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चैलेंजेस ये भी है कि वास्ट डिफरेंस इन लिटरेसी इज नोटिस्ड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन इन डिफरेंट रीजन। जैसे अगर आप देखोगे तो कुछ क्षेत्र में शिक्षा बहुत तेज है, जैसे कहां की बात कर रहे हैं हम, जहां जैसे केरला की बात कर लो, वहां लिटरेसी रेट 100% है ऑलमोस्ट। ठीक है, लेकिन आप जैसे ही देखोगे क्या कि हरियाणा हो गया, ठीक, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या है आज भी लिटरेसी रेट, पंजाब हो गया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो इन कुछ क्षेत्रों में क्योंकि पॉपुलेशन भी ज्यादा है वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, लिटरेसी रेट कम भी है। उसके अलावा डिफरेंट सेक्शंस की तो मेल और फीमेल के बीच में लिटरेसी गैप ज्यादा है। ठीक है, मेल जो है तो ज्यादा लिटरेट रहेंगे व्हेन कंपेयर्ड विद फीमेल, ओवरऑल अगर परसेंट देखोगे तो। ठीक, तो इस तरह से देयर आर स्टिल सम चैलेंजेस। ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स हैज बीन डाइल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट। ठीक है, तो आपको यहां क्या देखने को मिल रहा है कि जो स्कूल्स का इतना ज्यादा एक्सपेंशन हुआ तो आपको स्कूल्स ऐसे फट के बाहर आते हुए तो देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे स्कूल्स बन गए सर देश में, लेकिन उसके बाद में आपको एक चैलेंज ये भी देखने को मिल रहा है कि इज डाइल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट। तो स्कूल्स तो है, लेकिन वो स्कूल्स का आउटकम क्या निकल के आ रहा है, बच्चा कितना पढ़ पा रहा है, कितना सीख पा रहा है वहां पे। आप एक 8th क्लास के बच्चे को अगर आप 5th 6th क्लास के सम दे रहे हो, कुछ स्कूल्स की स्थिति यह है कि वहां पे वो बच्चा 8th क्लास का बच्चा 5th 6th क्लास के मैथमेटिक्स के सम पूरे नहीं सॉल्व कर पा रहा अच्छी तरह से। तो क्या मतलब है ऐसे स्कूल्स का, ठीक है, मतलब वो ये कि आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है, वो जो क्वांटिटी है उसमें क्वालिटी पे फोकस करना है। ठीक है, कि क्वालिटी जो है वो कितना क्वालिटेटिव रिजल्ट आपको दे पा रहे हैं उस चीज पे फोकस करना होगा। समझ में आ रही है कहानी? तो इस तरह से ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स have been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates। हाई ड्रॉप आउट रेट्स पे फोकस किया जाना चाहिए। ठीक है, हाई ड्रॉप आउट रेट्स जो हो रहे हैं कि बच्चा स्कूल में एडमिशन तो ले ले रहा है लेकिन अपना पूरा कैरिकुलम कब तक कंप्लीट कर पा रहा है, ठीक है, बीच में ही ड्रॉप आउट कर ले रहा है वो, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये यहाँ पे कुछ फिगर्स वगैरह भी बताया गया कि जैसे लिटरेसी रेट देखोगे तो लिटरेसी रेट कैसे बढ़ा है सब्सिक्वेंटली 1951 से आज 2011 तक के डेटा आपको बुक में दिए जो, ठीक है, और यहाँ पे आप देखो 2018 में 85% तक पहुंच गया है। तो नो डाउट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन की मदद से इंप्रूव किया जा सकते हैं। क्या स्टेप्स लिए गए, क्या आउटकम निकल के आया और उसके सामने क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, और उसके अलावा जैसे स्टेप्स की अगर बात आती है तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया जिसमें क्या बात की गई, सर्व शिक्षा अभियान जो इट वाज अ स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 इयर्स बाय 2010। ठीक है, तो आप 2010 तक आपने ये ठाना कि 10 से 16 साल के बीच की जो उम्र के बच्चे हैं उन सबको क्या हो कि कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से जैसे आपने ये बहुत सारी सरकारी स्कूलों में इस तरह का स्टिकर, मतलब ये ड्राइंग बनाओ, कार्टून बना हुआ देखा होगा। ठीक है, हैरी पॉटर से इंस्पायर होकर वो नीचे झाड़ू लगाता था, एकदम पेंसिल लगा ली। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान जो एक अभियान चलाया गया, सर्व शिक्षा
मतलब 6 से 14 साल का हर बच्चा जो है एजुकेशन के लिए स्कूल्स में एनरोल हो जाए। 2010 तक सरकार ने ऐसा एक पायलट प्रोग्राम चलाया। Initiatives of the initiative of the central government in partnership with the state, the local government and the community for achieving the goal of universalization of elementary education। मतलब जो एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बेसिक एजुकेशन जो है ना, अब देखो हम ये नहीं बोल सकते कि हर बच्चा कॉलेज की डिग्री ले, हम ये नहीं बोल सकते कि हर बच्चा जो है वो क्या करे, प्रॉपर एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, लेकिन आप ये इंश्योर करो कि हर बच्चे के पास में एक बेसिक सेट ऑफ एजुकेशन तो हो, पढ़ना लिखना जाने, वो भाषा की समझो उसे, ठीक है, संख्या की समझो, हिसाब किताब करना जाने। तो यहाँ पे वही बताया कि सर्व शिक्षा अभियान जो है, तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान का ऑब्जेक्टिव यही था क्या कि 6 से 14 साल की उम्र के बीच का हर बच्चा जो है 2010 तक क्या हो जाए, हर बच्चा 2010 तक प्रॉपर एक एलिमेंट्री एजुकेशन पा ले, ठीक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की मदद से इस चीज को अचीव करने के लिए प्रयास किया, ठीक है, और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को हम अचीव कर पाए, ठीक है। तो ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंप्स have been initiated to increase the enrollment in elementary education, ठीक है। तो बहुत सारे ब्रिज कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए गए ताकि जिससे क्या हो, ताकि जिससे एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो दिया जा सके। तो ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एलिमेंट। ब्रिज कोर्सेज क्या होते हैं? ब्रिज कोर्सेज समझाता हूं मैं आपको। जैसे किसी बच्चे ने क्या है, पढ़ाई चालू करी, 3rd 4th क्लास तक पढ़ा, फिर उसके घर में कोई दिक्कत आ गई, पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है। अब वो उसकी उम्र के हिसाब से तो 8th क्लास में होना चाहिए, लेकिन अब वो फिर से 5th क्लास में बैठना नहीं चाह रहा है, तो वो स्कूल जाता ही नहीं फिर शर्म के मारे। तो ऐसे ब्रिज कोर्सेज लाए कि नहीं, जिन बच्चों ने बीच में पढ़ाई डिसकंटिन्यू कर ली तो वो फिर से कंटिन्यू कर सके, ठीक है। तो ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंप्स, ठीक है। बैक टू स्कूल कैंप्स में क्या बताया गया है? बैक टू स्कूल कैंप्स में ये बताया गया सिंपल सी चीज कि बच्चे जो हैं तो जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी उनको वापस लाया जाए, उनको स्कूल्स में फिर से पढ़ाया जाए, ठीक है। ताकि क्या है, एनरोलमेंट जो है एलिमेंट्री एजुकेशन में, बेसिक एजुकेशन जो देने की बात की जा रही है उसमें बढ़े। मिड डे मील स्कीम वगैरह स्टार्ट की गई। मिड डे मील स्कीम क्या है? तो मिड डे मील नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे उसका लोगो भी देखो अच्छा है, बच्चे थाली ले लेके बैठे हैं। कि स्कूल्स में जो है, अगर आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, आपको ध्यान है सोशल साइंस में, तो क्या पढ़ा था आपने, जैसे तमिलनाडु वगैरह में स्टार्ट किया गया, और फिर वहां की गवर्नमेंट ने जब, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये देखा इसकी सक्सेस, तो उसको क्या किया गया, बड़े लेवल पे और लगाने की पूरी कंट्री में फैलाया गया कि बच्चा जो स्कूल आ रहा है तो वो पढ़ने के लिए स्कूल आता है, पढ़ते हैं, टीचर मारते, होमवर्क देते, तो बच्चा घबराता भी है, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है, उसको आप लालच दो किसी तरह का। लालच कैसा दो? ऐसा भी नहीं कि बच्चे को लालची बनाना है, आप बच्चों को स्कूल में ही खाना दो, तो दो प्रॉब्लम आप एक साथ डील कर पा रहे हो। आपको क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इंप्रूव करना है, इंक्रीज करना है। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? एजुकेशन और हेल्थ की मदद से, ठीक है। तो आप एजुकेशन तो दे ही रहे हैं, एनरोलमेंट दे रहे हो बच्चों को, सरकारी स्कूल वगैरह सब कुछ, उन सरकारी स्कूल में खाना भी दो, ठीक है। तो जो बच्चे कुपोषित है, जिनके घर की स्थिति ऐसी कि पढ़ नहीं सकते, खा भी नहीं सकते, तो उन्हें खाना भी मिलेगा, खाने की लालच में आएगा बच्चा तो पढ़ भी लेगा, ठीक है। आप दोनों समस्याओं का समाधान एक तीर से दो निशाने लगा के कर रहे हो, एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से मिड डे मील स्कीम वगैरह, तो दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब जैसे 12th 5-year प्लान को अगर आप देखो तो इट एंडेवर टू रेज द कंट्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, कंट्री का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज करने के लिए जैसे अगर आप देखोगे तो बहुत फोकस किया गया। उसका आउटकम क्या निकल के आया कि हायर एजुकेशन देखेंगे आप, ठीक है, हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 इयर्स, ठीक है। तो ये 27 था, ठीक है, 27% बाय 2019-20 एंड रीच द टारगेट ऑफ 30% बाय 2020-21, ठीक। तो ये गवर्नमेंट के कुछ एजेंडाज है, टारगेट सेट किए कि 2021 तक हम 30% तक क्या कर दें, हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट करें। देखो ड्रॉप आउट बहुत तेज है कि 12वीं के बाद बहुत सारे बच्चे पढ़ना लिखना बंद कर देते हैं, स्पेसिफिकली जो लड़कियां हैं वो पढ़ना बंद कर देती है, तो दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। द स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, ठीक है, क्वालिटी, अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक कैरिकुलम मॉडिफिकेशन, वोकलाइजेशन, ठीक है, वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब क्या क्या फोकस किया गया है कि अब हम एजुकेशन को सिर्फ वो ट्रेडिशनल एजुकेशन तक सीमित नहीं रखेंगे, क्लास में बैठ के बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए कि वो कुछ स्किल भी सीखे, सिर्फ किताबों में ना पढ़े, ठीक है। उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, उसके साथ साथ फोकस करेंगे कि क्वालिटी, स्टेट स्पेसिफिक कैरिकुलम मॉडिफिकेशन, कि सरकार तय करे कि क्या पढ़ना है बच्चे को, क्या नहीं पढ़ना है, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जाए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से मतलब क्या है कि जैसे आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर ये पूरा का पूरा, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, इंटरनेट की मदद से, मोबाइल की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। द प्लान ऑल्सो फोकसेस ऑन
डिस्टेंस एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्लान रहेगा पूरा 12th 5 ईयर प्लान जो था, ठीक है, तो जो हर इन चीज पे फोकस कर रहा है, किस चीज पे, कि आप डिस्टेंट एजुकेशन पे, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल इनफॉर्मल, डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कि आईटी ये आप जो पढ़ रहे हो ये मोबाइल की मदद से क्या है, ये एक तरह से आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाया जा सकता है, किस तरह से आप कह सकते हैं कि एक कनेक्टिविटी बेहतरीन सेट में डेवलप की जा सकती है। ठीक है, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है उसको एक साथ क्लब किया जा सकता है, मतलब स्कूल में ही नहीं सीखता है बच्चा, स्कूल के अलावा घर बाहर अपने समाज में सीखता है। ठीक है, जो आप स्कूल में सीख रहे हो आप उसे लागू करते हो, जो आप बाहर सीख रहे हो उसे स्कूल में ढूंढते हो, तो वो सारी चीजों को कन्वर्ज किया जाए। ठीक है, दीज वर दी सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। ठीक है, देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरियाज। स्पेशलाइज्ड एरियाज मतलब क्या है कि मान लो जैसे कह सकते हैं कि अभी जैसे कोविड के टाइम पीरियड में आपने देखा तो वायरोलॉजी जो होती है, वायरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ वायरसेस, उस पे स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस पे क्या किया जाए, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो है, इंस्टीट्यूशन जो है, हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरिया, उन पे फोकस किया जाए कि हमारी कंट्री में ओवरऑल एजुकेशन का डेवलपमेंट हो और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंप्रूव हो। तो ये ऑब्जेक्टिव है, समझ में आ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव है कि कैसे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो इंप्रूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन के अलावा हेल्थ भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हेल्थ से क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे इंप्रूव हो जाती है, तो हेल्थ सुनते से ऐसा नहीं है कि बहुत बॉडी बिल्डर चाहिए आपको, ठीक है, कि आपको देश में सबको क्या है, सबको जिम की मेंबरशिप फ्री में बांट देना होगा कि सभी लोग जा जाके क्या करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बॉडी वॉडी बनाएंगे, तब हम कहेंगे कि देश की जनता हेल्दी है। हेल्दी का मतलब क्या होता है, बेसिकली हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस ऑफ रियलाइजिंग वंस वेलबींग, henceforth improvement in health status of population has been the priority of the country। ठीक है, हेल्थ का मतलब ये है कि आप ऐसा रियलाइज करो कि यू आर इन द बेस्ट स्टेट ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, आप अपने बेस्ट स्टेट में हो। बेस्ट स्टेट मतलब क्या है कि आप ऐसा भी नहीं कि आप काम नहीं कर पाते हो, ऐसा भी नहीं कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, ऐसा भी नहीं है कि आप क्या, मतलब आप कम से कम उस स्थिति में रहो जहां पे आप क्या कर पाओ कि अपनी जो पोटेंशियल है उसको पूरी तरह से मैक्सिमम तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो और आपकी हेल्थ वहां पे बैरियर नहीं बन रही है। ठीक है, अगर आप उस स्थिति में हो तो कांग्रेचुलेशंस, आप हेल्दी हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज आपसे बैठते ही नहीं बन रहा है, ठीक है, आपसे सुनते ही नहीं बन रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि आप अनहेल्दी हो। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सारे काम जो आपको करना चाहिए आज की स्थिति में वो कर पा रहे हो, मतलब आप हेल्दी हो, आपकी हेल्थ आपको आपकी पोटेंशियल रियलाइज करवाने में मदद दे रही है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हेल्थ का मतलब बस बॉडी वॉडी बना के पहुंचाना है लोगों को, तो हेल्थ को यहां पे समझना, नीड ऑफ गुड हेल्थ। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड हेल्थ, तो गुड हेल्थ का मतलब ये है कि जो इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करे, उसमें उसकी हेल्थ बैरियर ना बने, उसे फैसिलिटेट करे, तब वह इंसान हेल्दी पर्सन कहलाएगा। ठीक है, तब वह इंसान हेल्दी पर्सन कहलाएगा। तो व्हाट हैव बीन डन टू अचीव दिस, और इस चीज को अचीव करने के लिए क्या किया गया अभी तक, तो इसे अगर आप देखोगे तो स्टेप्स टेकन टू इंप्रूव दी हेल्थ कंडीशंस ऑफ आवर पॉपुलेशन। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन की हेल्थ कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ली गई है, तो इंप्रूविंग दी एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज विद अ स्पेशल फोकस ऑन अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट। ठीक है, अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट जो उस पे फोकस करते हुए इन सारी चीजों पे फोकस किया गया है कि हम क्या करें, हेल्थ केयर फैसिलिटीज वगैरह जो है, फैमिली वेलफेयर, न्यूट्रिशनल सर्विसेज जो है उन्हें प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे आपको ये जो डेटा दिया गया है, इस डेटा की मदद से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो, समझना अच्छे से, सरकार को ये समझ में आ रहा था कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंप्रूव करने के लिए आपको हेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ। अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, हेल्थ एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। अब अगर आप उस पर इस पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो चीजों को, तो इंप्रूविंग दी एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज विद स्पेशल फोकस ऑन अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन। तो आप यहां पे देखो, डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह, बेड, रजिस्टर्ड डॉक्टर इन मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग पर्सनल वगैरह जो एएनएम हो गया, ठीक है, आशा दीदी जिस कहते हैं ना, जिससे जो आंगनबाड़ी में काम करने वाली कार्यकर्ताएं रहती है, तो उनके अगर नंबर्स में आप देखोगे तो आपको एक स्टडी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, 1,82,000 थे, उससे 1,84,000, 85, 87, 89। ठीक है, तो आपको ये नंबर्स जो है बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। पता नहीं यहाँ क्यों कम दिखा दिया उन्होंने, शायद रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए होंगे बहुत सारे। फिर क्या है, डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स की बात करें तो डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स भी बढ़ते चले गए। ठीक है, तो आयुष, अंडर आयुष मैनेजमेंट, आयुष मतलब क्या है, आयुर्वेदिक, यूनानी, और ये सारी जो गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है ना, जो हेल्थ से रिलेटेड काम करती है, वो बेड्स जो है तो हॉस्पिटल में वो बड़े हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की जो संख्या है, तो रजिस्टर्ड डॉक्टर की संख्या भी जैसे अगर आप देखोगे तो सब्सिक्वेंटली क्या है, ग्रेटर साइड पे आई है, फिर डिक्लाइन भी आया है, वो सारी चीजें। अब ये जो नंबर बताने, तो ये एलोपैथिक डॉक्टर एट पीएचसी बताया है। ठीक है, तो जो रजिस्टर्ड
प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे वो बताया, प्राइवेट को हटा दिया शायद यहाँ पे इस कारण, ठीक है। नर्सिंग पर्सनल जो है, तो नर्सिंग पर्सनल के नंबर्स भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो सारे नंबर वगैरह बड़े हैं, ठीक है, ये जो सारे नंबर वगैरह बड़े, ये क्या दर्शाते हैं, ठीक है, तो ये क्या आउटकम दर्शाते हैं और ये क्या चैलेंजेस दर्शाते हैं कि जब आपने हेल्थ में इन्वेस्ट किया, हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट किया, स्पेसिफिकली जैसे आप देखोगे तो कोविड के बाद से हेल्थ सेक्टर पे और फोकस किया गया है, तो इससे आपको क्या आउटकम मिले और इसके क्या क्या चैलेंजेस है, मतलब आज भी हमें हेल्थ सेक्टर में और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो बताया गया। तो आउटकम अगर देखोगे आप, तो जब हेल्थ पे फोकस किया गया, ठीक है, तो व्हाट आर द स्टेप्स टेकन, तो स्टेप्स टेकन में बताएंगे कि स्टेप टेकन में आप देखेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह, डॉक्टर्स, डिस्पेंसरीज, ठीक है, नए खोलना, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स वगैरह क्रिएट करना, इन पे फोकस किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्थ को सुधारा जा सके। अब इसके आउटकम क्या निकल के आए, तो जब हमने हेल्थ पे फोकस किया तो उससे हमें ये देखने को मिला कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है लोगों की वो बढ़ी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या है कि द एवरेज नंबर विच अ पर्सन इज गोइंग टू लिव, ठीक है, एक इंसान कितने दिन जिंदा रहेगा, ठीक है, मतलब बोलते हैं ना एवरेज लाइफ जो है, तो हमारे यहाँ लोगों की एवरेज लाइफ बढ़ी है। और वो क्यों बढ़ी है, क्योंकि लोग हेल्दी है, क्योंकि पहले जो लोग बीमार होते थे हम उन्हें बचा नहीं पाते थे, लेकिन अब हम क्या है, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज को इंप्रूव करके हमने हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी को इंप्रूव कर लिया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है लोगों की इंप्रूव हुई है, इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओवर 69.4, ठीक है, इयर्स इन 2016 के हिसाब से 2019 के डेटा में और बढ़ जाएगा आई गेस, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो मतलब बच्चे जन्म लेते ही एक साल के पहले पहले जिनकी मृत्यु हो जाती थी, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है उसको हमने नीचे किया है। पहले 147 बच्चों की डेथ हो जाती थी 1951, अब वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, मात्र 36 है 2020 के हिसाब से, ठीक है, 2020 के हिसाब से। तो ये डेटा आपको क्या दर्शाता है कि आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो कम कर पाए हैं, कि मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं जो एक साल के पहले पहले पूरा अपना फर्स्ट बर्थडे बनाने के पहले जिनकी डेथ हो जाती थी, वो बच्चों का नंबर कम हुआ है, मतलब आपने आपके हेल्थ सेक्टर पे इंप्रूवमेंट लाए हो। क्रूड बर्थ रेट हैव ड्रॉप टू 20 इन 2018 20.0, मतलब क्रूड बर्थ रेट यानी क्या है कि बर्थ रेट जो उसको हमने कंट्रोल किया है। पहले लोग बढ़ रहे थे, खूब पॉपुलेशन बढ़ रही थी, और बढ़ती पॉपुलेशन एक तरह से क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही आ जाती है ना कि बढ़ती पॉपुलेशन को आप क्वालिटी कैसे दे पाओगे, तो वो बर्थ रेट भी कंट्रोल्ड रहना चाहिए, दैट इज गुड। डेथ रेट जो है 6.2 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। 2018 तक देखोगे आप तो पहले डेथ रेट ज्यादा होता था, पहले हम उतने लोगों को बचा नहीं पाते थे, हेल्थ फैसिलिटीज कमजोर थी क्योंकि, लेकिन अब हमने हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव करके क्या है, डेथ रेट जो है उसको कंट्रोल कर लिया 6.2, तो आउट ऑफ 1000 6.2 पीपल डाई, 6.2 मतलब आधा कौन मरता सर 0.2 में, लेकिन वो नंबर लेने का एक तरीका है, ठीक है। फिर क्या है, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इंप्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, चाइल्ड केयर जो फैसिलिटीज है वो बढ़ी है। इंक्रीज इन लॉन्गेविटी, लॉन्गेविटी मतलब लंबा जी रहे हैं लोग, ठीक है, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय द सेल्फ कॉन्फिडेंस। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शंस, इंश्योरिंग द न्यूट्रिशन टू बोथ मदर एंड चाइल्ड केयर, ठीक है, तो जच्चा और बच्चा दोनों पे ही ध्यान दिया गया। ये सारे आउटकम समय निकल के आए जब हमने हमारे हेल्थ सेक्टर पे फोकस किया, तो लेकिन उसके बावजूद भी स्टिल आर हेल्थ केयर सेक्टर इज फेसिंग सम चैलेंजेस, एंड व्हाट आर दोस चैलेंजेस, तो देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया व्हिच डू नॉट हैव इवन बेसिक फैसिलिटीज। कहीं कहीं आपको एकदम पॉश हॉस्पिटल्स देखने को मिलेंगे, तो कहीं कहीं यह भी स्थिति है कि वहां पे एक बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है कि अगर किसी को बीमार हो जाए कोई, तो उसे इंजेक्शन लगाने वाला कंपाउंडर भी नहीं मिलेगा, ना इंजेक्शन वाली दवाई मिलेगी वहां पे, तो कहीं कहीं स्थिति बुरी भी है, ठीक है, एकदम रिमोटेस्ट एरियाज में, इंटीरियर लैंड में, ठीक। साथ ही साथ जैसे देखोगे तो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह बड़े जरूर है, लेकिन हमारी जनसंख्या भी तो बहुत है, ठीक है, तो इस तरह से जो इतनी जनता जनार्दन है उनके बीच में क्या है, मात्र 542 मेडिकल कॉलेजेस हैं, और साथ ही साथ 313 डेंटल कॉलेजेस हैं, तो जो कि लेसर साइड पे हैं। Just 4 states like Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu have the maximum number of colleges. सिर्फ 4 ही स्टेट है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस, बाकी जो स्टेट्स है तो वहां पे क्या है, उतने ज्यादा कॉलेजेस नहीं है। तो दीज आर दी चैलेंजेस विच आर कंट्री इज फेसिंग इन दी हेल्थ सेक्टर, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में हमारी कंट्री ये चैलेंजेस जो है फेस कर रही है। समझ में आया, हेल्थ सेक्टर में हमारी कंट्री ये चैलेंजेस फेस कर रही है। अब अगर हम बात करें किस चीज की, अब अगर हम आगे बढ़ के बात करें किस चीज की, कि एक और मुद्दा जो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ह्यूमन एज ए रिसोर्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, बेरोजगारी। बेरोजगारी तो देखी होगी आपने, ठीक है, आप अभी बेरोजगार नहीं हो, ठीक है, यू आर असेट अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, आप अपने आप को बेरोजगार मत समझना, यू आर असेट अंडर कंस्ट्रक्शन। लेकिन बेरोजगारी क्या है, तो वह चीज पहले समझते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ सकाल फैमिली। अब सकाल फैमिली में जैसे अगर आप देखोगे तो सकाल की फैमिली में उसके पापा काम कर रहे थे, मम्मी घर पे बैठी रहती थी। अब बोलोगे मम्मी बेरोजगार है क्या, नहीं, वो
काम करना नहीं चाह रही थी और उनके पास काम था डोमेस्टिक चोर पे। वो जो बच्चे थे छोटे भाई बहन वगैरह, शिब्बू और शुब्बू क्या क्या नाम थे उनके, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, तो वो मस्ती करते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। तो आप क्या बोलोगे ये तो बेरोजगार है? नहीं, क्यों? क्योंकि आप बच्चों को भी नहीं रह रहे। अगर मान लो उनके सकाल के दादा दादी भी होते, ठीक है, जो स्टोरी में तो नहीं आए थे लेकिन गांव पे होंगे शायद, तो अब दादा दादी को क्या आप बेरोजगार कहोगे? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का काम कर लिया, वो रिटायरमेंट की एज में आ गए। समझ में आ रहा? तो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ये होता क्या है? अनएम्प्लॉयड आप किसे कहोगे? व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? तो अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द अवेलेबल वेजेस बट कैन नॉट फाइंड जॉब्स। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कब होगी? अनएम्प्लॉयमेंट जब होगी कि जब लोग काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास में काम नहीं है। ठीक है, तो व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द अवेलेबल वेजेस, मतलब जो अवेलेबल वेजेस है, हाँ, उस पर हम काम करने को तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी जब उन्हें काम नहीं मिल रहा होता है ना, जब व्हेन दे आर नॉट एबल टू फाइंड a job, then they are said as unemployed। तब उन्हें क्या कहा जाता है? उस स्थिति में उन्हें अनएम्प्लॉयड कहा जाता है। तो द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरिया। ठीक है, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है तो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में डिफर करता है। रूरल एरियाज में जैसे अगर आप देखोगे तो वहां पे क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अर्बन एरिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अब यहाँ पे अच्छे से समझो, क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनएम्प्लॉयमेंट? तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क एट दी ऑनगोइंग वेजेस बट ही और शी इज नॉट एबल टू फाइंड वर्क। काम करने के लिए तैयार है राजा जी, लेकिन राजा जी के पास काम नहीं है, तब वो बेरोजगार कहलाएंगे। समझ में आया? तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि ये समस्या कैसे है कि आपकी देश की जो जनता है, जो आपका एसेट है, वो एसेट क्या हो रहा है? फुस तो हो जा रहा है, वो लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि वो बेरोजगार बैठे हैं घर में। उनसे काम लो तो देश आगे बढ़ेगा, लेकिन समस्या है कि उन्हें देने के लिए काम ही नहीं है। अब जब देने के लिए काम ही नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे? अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। समझे कि नहीं समझे? तब वो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। तो इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, तो दी नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरिया। रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में दोनों ही जगह अलग अलग तरह का अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलता है। रूरल एरिया में जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है। सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ये समझो। सीजनल मतलब सिंपल सी चीज है कि एक सीजन में काम है, दूसरे सीजन में काम नहीं है, वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है कि जब क्या है, जब किसान के पास में जैसे बारिश आई, तो बारिश के टाइम पीरियड में उसके पास काम आ गया कि फसल लगाना है, ठीक है, निंदाई करना है, ये सारी चीजें। लेकिन अब जब फसल अपने आप ग्रो हो रही है तो वहां बैठ के ऐसे देखना थोड़ी ना कि बड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है, वो तो अपने आप ग्रो करेगी। उस समय पे किसान क्या करेगा? तो वो एक, जैसे जिसका खेत है तो उसे तो पता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया है, ये इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है। लेकिन जो वर्कर थे, तो वर्कर ने बोला कि जब सो करना था सीड्स को, तब तो किसान, बड़े किसान ने हमें बुला लिया काम पे, जैसे तेजपाल था पिछले चैप्टर में, ठीक है। बाकी समय वो डाला और रामकली की कहानी थी ना, कि बाकी समय क्या करें? बाकी समय जब काम नहीं रहेगा सीजन में, तब बैठ के झांझ मंजीरे बजाएं। तो उस समय पे क्या है, वो इंसान क्या रहता है, ही वांट द वर्क बट ही इज नॉट हैविंग द वर्क टू डू। तो तब वो क्या कहलाएगा? तब वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। उस केस में आप क्या कहेंगे? वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, कि जब आपके पास में एक सीजन के लिए काम है, एक सीजन के लिए काम नहीं है, वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलता है, खास करके रूरल एरियाज में। और साथ ही साथ एक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलता है आपको। अभी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है समझाता हूं मैं आपको अच्छे से, समझ में आ रहा है ना? तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? रूरल एरियाज में सीजनल एम्प्लॉयमेंट मतलब when a person is having employment only for a specific season and for the another season he or she is unemployed, that is known as seasonal unemployment। वैसे ही disguised unemployment की बात करें तो disguised unemployment क्या होता है कि when a person is having unemployment, when a person is having employment, he or she is seen as working but she is not working up to his or her full potential। डेफिनेशन समझ में अभी नहीं आएगी जब तक मैं पहले समझाऊंगा नहीं कॉन्सेप्ट। क्या हो रहा है, एक खेत है, ठीक है, 10 हेक्टर का एक खेत है मान लो। अब फैमिली में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, ठीक है, तीनों भाई हैं। अब ये तीनों भाई जो हैं, तो ये तीनों भाई क्या कर रहे हैं? तीनों भाई चाह रहे हैं कि काम किया जाए खेत पे। अब तीनों भाई क्या करते हैं? खेत पे काम करें, बोले खेत मेरा भी है, मेरा भी, मेरा भी है। तो तीनों क्या करते हैं? उस खेत में काम करते हैं। तीनों उस खेत में काम करते हैं। एक बैठे बैठे क्या करता है? बैठे बैठे से पत्थर ही फेंकता है बस, कि हाँ चलो मैं पत्थर फेंक देता हूं, मैं भी आया तो खेत में ना काम करने। अब अगर आप उसे हटा भी दोगे ना यहाँ से, अगर जैसे आपने उसे हटा दिया यहाँ से, तो ये 2 लोग भी पूरा खेत संभाल सकते थे। इनफैक्ट अगर आप इसको भी हटा दोगे ना, तो अकेला इंसान भी जितना काम था उतना काम अकेले भी संभाल सकता है, वो अकेले भी संभाल सकता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब क्या है, ये 2 के पास में कोई दूसरा काम नहीं है,
अब जब दूसरा काम नहीं है तो वो अगेन क्या करते देखने को मिल रहे हैं आपको, उसी खेत में काम करते देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको सीजनल एम्प्लॉयमेंट दर्शाता है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट कैसे दर्शाता है कि इंसान जो है वो काम करते हुए दिख रहा है लेकिन वहां उसकी जरूरत नहीं, अगर आप उसे वहां से सीजनली डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, मतलब जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वो इंसान काम कर रहा है वहां, लेकिन अगर आप उसे हटा भी दोगे ना तो काम रुकेगा नहीं, काम चलता रहेगा। लेकिन अब क्योंकि क्या है उसकी जरूरत नहीं थी फिर भी काम कर रहा है तो देखने वाले को तो लगेगा कि काम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, disguised unemployment is a type of employment where a person is seen to be working, काम करते हुए दिख रहा है वो, ठीक है, seen to be working but in reality he or she is not working, ठीक है। but reality क्या है, he or she is not working up to his full potential, मतलब ऐसे काम तो कर रहा है लेकिन अगर उसको आप वहां से हटा के, मान लो इन दो लोगों को अपने कहां ले गए, शहर में ले जाके किसी को दूसरा काम दे दिया, किसी को दूसरा काम दे दिया, तो यहां जितना प्रोडक्शन होना था, मान लो अगर यहां से 1 लाख रुपए की फसल वो पैदा कर रहे थे तो वो तो तब भी होगी 1 लाख की नहीं होगी तो 90,000 की होगी। लेकिन ये दो लोग जब बाहर काम कर रहे थे तो किसी ने बाहर 60,000 रुपए कमा लिए, किसी ने 70,000 रुपए कमा लिए, तो क्या है इनकी पोटेंशियल ये थी कि वो और ज्यादा कमा सकते थे, और ज्यादा कहीं अपना एसेट क्रिएट कर सकते थे, और ज्यादा अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते थे। अगर वो बाहर नहीं जाते तो बैठे रहते और तीनों लोग भी काम करते तो 90,000 की जगह क्या होता है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख की फसल प्रोड्यूस होती। लेकिन काम कर रहे थे, देखने में तो काम कर रहे थे लेकिन फुल पोटेंशियल पे काम कर रहे थे क्या, नहीं कर रहे थे, तो डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड थे वो, ठीक है। एम्प्लॉयड तो थे लेकिन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड थे, समझ में आ गया। तो उनकी पोटेंशियल पूरी इस्तेमाल नहीं हो रही। तो इस तरह से रूरल एरियाज में 2 तरह के काम होते हैं, 2 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। और अर्बन एरिया में जो होता है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ये बड़ा खतरनाक शब्द है, ठीक है। और इससे बहुत सारे बच्चों को जो पढ़ रहे होते हैं उन्हें डर लगता है। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है कि पढ़ा लिखा बेरोजगार, पढ़ा लिखा बेरोजगार मतलब क्या कि वेयर अ पर्सन इज हैविंग अ फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल डिग्री, बट डिस्पाइट द फैक्ट ही और शी इज नॉट हैविंग दी वर्क टू डू, ठीक है। तो काम है उसके, मतलब शिक्षा है, सब कुछ है, पढ़ा लिखा है, डिग्री है, लेकिन वो डिग्री में बैठ के अब क्या है, डिग्री में बैठ के सेव परमल मिक्स करके खा रहा है इंसान। क्यों? क्योंकि उस शिक्षा के बावजूद भी उसे काम नहीं मिल रहा है। काम क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि काम है नहीं, काम है नहीं। काम मिलेगा कब? ऐसे रोड पे थोड़ी ना घूमते घूमते मिल जाएगा, अरे काम आओ गले मिले, ठीक है। काम मिलना यानी जॉब मिलना कब होगी? जब जॉब क्रिएट होगी। अब इकोनॉमी में अगर जॉब ही क्रिएट नहीं होगी तो लोग अनएम्प्लॉयड तो रहेंगे ही रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पे आपको कहानी को कनेक्ट करते चलना है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है तो 2-3 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। एक अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है तो रूरल एरियाज में होता है, जिसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट आपको अर्बन एरियाज में देखने को मिलेगा, जिसे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी समझ में आ गया आपको। सो दिस वाज द सिंपल स्टोरी अबाउट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ये आपको समझ में आ गया ना। अब अगर आप देखिए तो अनएम्प्लॉयमेंट से दिक्कत क्या है सर? अच्छा है लोग काम नहीं कर रहे, बैठे अपने घर में शांति से बैठे रहने दो उन्हें। दिक्कत क्या है अनएम्प्लॉयमेंट से? बहुत बड़ी दिक्कत है अनएम्प्लॉयमेंट से, वो पॉइंट। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अनएम्प्लॉयमेंट? व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी? इस तरह से अगर सवाल आएंगे तो ध्यान रखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट से प्रॉब्लम्स क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई समस्याएं क्या है, वो सारी चीजों को आपको यहां पे समझना होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मैनपावर रिसोर्सेज, एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू लायबिलिटी, इट इंप्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। अनएम्प्लॉयमेंट जब होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट से समस्याएं ये जुड़ी हुई है कि जो आपकी कंट्री का एसेट है ना, जो आपकी कंट्री का एसेट है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? कि मैंने बताया ना, एसेट लायबिलिटी में कब कन्वर्ट हो जाएगा? जब आप उसको प्रॉपर स्किल एजुकेशन वगैरह नहीं दोगे। अब जब प्रॉपर स्किल एजुकेशन वगैरह नहीं होगी तो उसे काम नहीं मिलेगा। जब काम नहीं मिलेगा तो वो जो काम कर सकता था एक बंदा, वो क्या है, काम के योग्य नहीं बन पाया, तो वो क्या बन गया? एसेट से लायबिलिटी की ओर बढ़ गया, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मैनपावर रिसोर्सेज, एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू लायबिलिटी, इट इंप्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। आपको एक बड़ा सोशल वेस्ट यहां देखने को मिलता है। सोशल पावर जो है, ठीक है, वो आपने क्या कर दिया? वेस्ट कर दिया। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। अनएम्प्लॉयमेंट से इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ता है। गाड़ी पे ओवरलोड कब होता है? जब जैसे गाड़ी, अगर मान लो कि दो सीटर गाड़ी है, वो 2 सीटर गाड़ी पे आपने क्या करा? 4 लोग बिठा दिए एक की गोदी में एक, तो क्या होगा? तब आपको देखने को मिलेगा गाड़ी के ऊपर लोड बढ़ गया, ओवरलोड बोलते हैं। तो वैसे ही इकोनॉमिक ओवरलोड का मतलब क्या है कि आप देखोगे तो जैसे देश है ये आपका, ठीक है, इस देश में इस देश को छोड़ो, भी फैमिली पे आते हो तो जैसे एक फैमिली है, एक फैमिली में क्या है, पिताजी कमाने वाले हैं और माताजी कमाने वाली, मान लो। अब क्या होता है, पिताजी माताजी दोनों कमाते थे, उनके 5 बच्चे थे, तो अब 5 बच्चे थे तो उनको बच्चों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया। लेकिन अब क्या हो गया कि 5 के 5 बच्चे बड़े हो गए, डिग्री ले लिए, शहर में रह रहे हो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये किस तरह की बीमारी से सफर कर रहे होंगे? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट से। तो अब काम करना नहीं चाहते, उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए बहुत बड़ा काम आएगा कोई सा, और मतलब देखो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, जो मिल रहा है वहां से स्टार्ट करना पड़ता है इंसान को इनिशियली। फिर अगली चीज ये भी है कि क्या है कि
जॉब थे ही नहीं तो उनकी भी गलती नहीं कि उनको जॉब मिल ही नहीं रही थी, ये एक सिचुएशन ये भी हो सकती है। तो वो घर बैठे बैठे पबजी खेला करते हैं, मम्मी पापा बेचारे काम पे से आते, जब देखते हैं तो मन तो करता है कि अच्छा कूट ले इनको मोंगरी से, लेकिन फिर क्या है, फिर वो ये अपने बच्चे हैं तो अब वो अपने बच्चों का ध्यान भी मम्मी पापा को ही रखना पड़ेगा। तो मम्मी पापा के ऊपर क्या है, इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ रहा है। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रहेगा, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या कर देता है, एक तरह से इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ा देता है। अगर मान लो पढ़ रहे होते तो पेरेंट्स ये बोलते चलो अभी तो हमारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, लेकिन अब पढ़ लिए, पढ़ाई भी होगी सब कुछ, अब आपकी बारी थी कि आप क्या करो, अपने एसेट फॉर्मेशन जो हुआ है आपका, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है उसका इस्तेमाल करो। लेकिन अगर जब काम नहीं होगा, वो अनएम्प्लॉयड होंगे, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयड होंगे तो वो क्या करेंगे, जो एम्प्लॉयड है उसके बल पे क्या करेंगे, अपनी रोटी कमाएंगे और खाएंगे, कमाएंगे नहीं सिर्फ खाएंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होंगे। तो इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ा नहीं बढ़ा, बढ़ गया ना, वो वाली केस रहती है यहाँ पे। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स क्या क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज, उसका इस्तेमाल करते तो वो एसेट से, मतलब जो आपके एसेट है वो और ग्रो करते हैं, ना कि लाइबिलिटी में कन्वर्ट होते। लेकिन अब वो अनएम्प्लॉयड है तो लाइबिलिटी बन गए, सोशल वेस्ट है वो रिसोर्सेज का। अगली चीज जैसे देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, अनएम्प्लॉयमेंट के चलते इकोनॉमिक ओवरलोड भी बढ़ जाता है। वो पॉइंट भी समझ में आया, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है। अब जब लोग बेरोजगार हैं, अब बेरोजगार है तो उनके पास में इतना पैसा नहीं कि वो अच्छे मतलब वही वाली बात है कि जब उनके पास पैसा नहीं है तो मान लीजिए कोई आदमी था बिना किसी काम धंधे के, उसकी शादी करवा दी, उसके बच्चे भी होंगे कल को, अब कल को बच्चे भी होंगे तो क्या करेंगे कि बच्चों को कैसे पालेगा, ठीक है, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, बच्चों की हेल्थ पे कैसे ध्यान देगा, तो अल्टीमेटली वो खुद की हेल्थ पे कैसे ध्यान देगा, चलो ये बता दो, खुद अपना कह सकते हैं सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना, द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत एडवर्सली अफेक्ट होता है, किस चीज से, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत एडवर्सली अफेक्ट होता है जब लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। सोशल सिचुएशन जो होती है बेकार हो जाती है, डिक्लाइन इन दी हेल्थ स्टेटस, राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। अब जैसे मान लो कोई अनएम्प्लॉयड है तो वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, बोलते आजा तू भी घर बैठ, ठीक है, अपन मिलके क्या करेंगे, पॉपकॉर्न बेचेंगे। तो उस टाइप से मतलब आदमी फिर ये है ना कि जब कोई साधन नहीं मिलता है तो वो अपने खर्चे काटने की कोशिश करता है। तो वैसे ही क्या होगा, वैसे आप देखोगे तो हेल्थ स्टेटस, हेल्थ को नेग्लेक्ट किया जाएगा कि थोड़ा बीमार भी हो रहे हैं, ठीक है, जो भी मिल रहा है उतना न्यूट्रिशनल फूड नहीं है, जो भी मिल रहा है खा लेंगे, उस टाइप से स्थिति होने लगती है। तो डिक्लाइन इन हेल्थ स्टेटस, राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो आपकी इकोनॉमी डिप्रेस्ड है, आपकी इकोनॉमी सही नहीं है, आपकी इकोनॉमी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ये समस्याएं आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये समस्याएं आपको देखने को मिल जाएगी कहां पे, जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो, जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो। अब इंडिया के साथ में अगर केस देखा जाए कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है, तो आप जैसे देखोगे तो फिगर्स आपको ऐसे दिखाते हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन रियलिटी क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ ऐसा नहीं कि जो आपको क्लियरली घर बैठे हुए पबजी खेलते हुए देखने को मिल रहा है वही अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट को अलग अलग डायमेंशन से देखा जाना चाहिए। तो people appear to work throughout the year but in terms of their potential income it is not adequate for them। तो जैसे आप देखेंगे तो इंडिया में क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन नियर अबाउट 50%, 50% भारतीय जनसंख्या जो है वो एम्प्लॉयड है कहां पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब ये जो 50% लोग आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते देखने को मिल रहे हैं ना, तो इसमें से अगर आप आधे लोगों को बाहर भी निकाल लोगे तो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि दूसरा कोई काम नहीं है तो वो उसी में लगे हुए हैं, तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो हमने पढ़ा वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है आपको। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज वेरी हाई इन इंडिया। और इसकी प्रॉब्लम ये है कि पीपल आर सीन टू बी वर्किंग, ठीक है, लोग देखने को मिल रहे हैं आपको कि काम कर रहे हैं, सभी लोग खेत में काम तो कर रहे हैं, चारों भाई जा रहे हैं एक साथ, लेकिन चार में से अगर दो को निकाल भी दोगे ना और उन्हें कोई नया काम दे दोगे तो वो एक नई इनकम जनरेट कर लेंगे, नया इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट कर लेंगे कंट्री में, जरूरत वहां नहीं है। लेकिन उसके चलते आप क्या देख रहे हो, उसके चलते आप क्लियरली आपको अनएम्प्लॉयड भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो अंडर करंट है वो ये बता रहा है कि दे आर डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो केस इन इंडिया अगर आप समझाऊं मैं आपको तो अच्छे से समझ में आना चाहिए। इंडिया में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, जहां पे पीपल आर सीम टू बी वर्किंग बट दे आर नॉट वर्किंग, ठीक है, टू देयर फुल पोटेंशियल एंड इनकम, इट इज नॉट एडुकेट फॉर देम। और जैसे कुछ लोग काम भी कर रहे हैं तो काम, अब एक एग्जांपल भी दे रहा हूं कि अब किसी इंसान के पास कोई काम ही नहीं था, बेरोजगार था एकदम वो, तो उसने सोचा घर बैठने से अच्छा कुछ भी कर लूं, तो उसने क्या किया, बहुत कम पैसे में ही कहीं काम शुरू कर दिया। और जब बहुत कम पैसे में ही कहीं काम शुरू कर दिया तो वो क्या देखने को मिल रहा है कि बहुत कम पैसे में ही कहीं काम शुरू कर दिया तो वो क्या है, वो एक तरह से
दिख रहा है काम कर रहा है, लेकिन क्या वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर रहा है? नहीं, फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी समस्याएं निकल के आ रही है, ठीक है, इस तरह की समस्याएं निकल के आ रही है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो की अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो जो तीनों सेक्टर में आपको देखने को मिलता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो है बेसिकली क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है, कि वहां पे क्या है कि लोग, खेत होता है, खेतों में काम करते हैं उस तरह से, लेकिन उसमें दिक्कत ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट वाली है, ठीक। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे तो तीनों सेक्टर्स में क्या स्थिति है आज, तो प्राइमरी सेक्टर में लोग सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। अब प्राइमरी सेक्टर में एक समय पे इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में 80% पॉपुलेशन काम करती थी, तो वो पॉपुलेशन अब क्या है, थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है। दिख रहा था डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ लोग सेकेंडरी सेक्टर में चले गए। सेकेंडरी सेक्टर मतलब क्या, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह बढ़ी, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में चले गए। ये नेचुरल एक प्रोग्रेशन है, देखना, जब इंडस्ट्रीज वगैरह बढ़ गई तो अब क्या है, इन इंडस्ट्रीज को एग्रीकल्चर सेक्टर से जोड़ने के लिए या फिर सर्विसेज की जब और ग्रोथ हुई है तो लोग टर्शरी सेक्टर में भी काम करने लगे। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो अगर तीनों सेक्टर्स में देखोगे इकोनॉमी के, तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ मूव करे हैं लोग। समझ में आया? सो दिस वाज द केस अबाउट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। एम्प्लॉयमेंट के, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट किस किस तरीके के होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स क्या है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है, किसी भी तरह से क्वेश्चन बनेगा तो समझ में आया। मैं एक स्लाइड पे इसीलिए आपको एक आइडिया पिच कर देता हूं। एक स्लाइड पे एक आइडिया पिच करने का एडवांटेज ये कि आप आसानी से अपना क्या कर पाए, आसानी से अपनी स्टोरी को करेक्ट कर पाए। क्वेश्चन आए तो इस एक स्लाइड से आपका काम बन जाए। ये स्लाइड चाहिए नोट्स के फॉर्म में तो आप डाउनलोड कर लेना आसानी से, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे भी और उसके साथ साथ कम्युनिटी जो फीचर है वहां पे भी। क्लियर हुआ? अब अगर हम लास्ट टॉपिक की बात करें, कंक्लूडिंग स्टोरी, वो ब्लू बॉक्स में दी गई है। देखो इन स्टोरीज पे क्वेश्चन आना नॉट नेसेसरी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा वैसे ही आपसे, या फिर क्वेश्चन आएगा आपका, लेकिन इन स्टोरीज की मदद से आपको एक बड़ी पिक्चर समझ में आती है। अब आपने पीपल एज रिसोर्स ये जो पूरा चैप्टर पढ़ा, तो इस पीपल एज रिसोर्स पूरे चैप्टर से आपको क्या समझ में आया? आपको अल्टीमेटली ये समझ में आया कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनका डेवलपमेंट इकोनॉमी का डेवलपमेंट है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि पहले ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट हो हेल्थ और एजुकेशन के फॉर्म में। तो वैसे ही एक स्टोरी, कंक्लूडिंग स्टोरी आपको दी गई है, ठीक है, आपके ब्लू बॉक्स में दी गई स्टोरी, आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मोटा माटी पिक्चर बता दे रहा हूं यहाँ पे। तो अ स्टोरी शोइंग हाउ पीपल कुड बिकम एन एसेट फॉर द इकोनॉमी। जैसे एक गांव था, एक गांव में बहुत सारे परिवार रहते थे, ठीक है, तो अब ये परिवार जो थे सेल्फ रिलायंट थे, अपनी खेती बाड़ी करते थे, सुखी से जीवन जीते थे, ठीक है। अब वो सेल्फ रिलायंट फैमिली जो थी, तो उनमें से किसी ने तय किया क्या कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन देंगी। तो एक बच्चा, किसी ना किसी को तो साइकिल तोड़ना पड़ता ना, चेन तोड़ना पड़ता, तो एक बच्चा एजुकेशन लेता है, शिक्षा लेता है, शिक्षा लेके बाहर निकलता है, शिक्षा लेके बाहर निकलता है, पढ़ता है, लिखता है, ठीक है, फिर वो क्या करता है, मॉडर्न प्लो जो होता है, हल जो होता है, उसको इन्वेंट करता है, ठीक है, एग्रो इंजीनियर बन जाता है ना वो। तो उसके बाद में क्या होता है, उससे खेती में और प्रोडक्शन बढ़ता है, तो उसको देख के लोगों को ऐसा लगता है कि यार इनका बच्चा पढ़ लिख के देखो कितना आगे निकल गया, हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो सब अपने अपने बच्चों को जब पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जैसे आप वो बच्चा पढ़ा तो उसने क्या करा, नॉलेज गेन करी, उस नॉलेज की मदद से, उस स्किल की मदद से उसने एग्रीकल्चर सेक्टर को और बढ़ाया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को जब और बढ़ाया तो उससे क्या है, लोगों के पास और पैसा आया, लोगों के पास और पैसा और अपॉर्चुनिटीज आई, और अपॉर्चुनिटीज आई तो और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सबने अपने अपने बच्चों को पढ़ाने के तय किया, तो स्कूल खोली, स्कूल में एक टीचर को जॉब मिल गई, टीचर को जॉब मिल गई तो क्या बच्चे पढ़े तो बच्चों को भी और अच्छी जगह जॉब मिल गई, ठीक। आप जैसे देखोगे तो उसी गांव में जब देखते हैं तो बहुत सारी क्या होती है, फिर लड़कियां जो रहती हैं तो उनको जॉब मिल जाती है, कोई स्टिचिंग सीख रहा है, कोई कुछ सीख रहा है, इस तरह से कोई कंप्यूटर क्लासेस की मदद से, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने क्या देख लिया कि जब आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया लोगों में, ठीक है, एसेट बनाया, ठीक है, लोगों में इन्वेस्ट किया, जब लोगों को पढ़ाया लिखाया, उनके हेल्थ पे ध्यान दिया, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी को खींच के ले जाते हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉट सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन टू गर्ल्स, दे बिकम मोर सेल्फ रिलायंट। समझ में आ रहा है? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉट सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन टू गर्ल, दे बिकम मोर सेल्फ रिलायंट। तो जैसे आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो किया, लोगों के अंदर पैसा, मतलब लोगों के अंदर इन्वेस्ट करके वो नोट नहीं चिपकाया, ठीक है, एजुकेशन वगैरह की मदद से, तो उसके साथ साथ में आपकी इकोनॉमी तो ग्रो करी है, लेकिन सोशल डेवलपमेंट भी हुआ। कैसे सोशल डेवलपमेंट हुआ कि जब लोग पढ़े लिखे तो उन्हें इक्वालिटी समझ में आई, जब लोग पढ़े लिखे तो जो कह सकते हैं लड़कियां हैं, ठीक है, उन्हें भी पढ़ने का मौका मिला। जब लड़कियां पढ़ी लिखी तो सेल्फ रिलायंट बन गई, वो अपने सपने पूरे कर पा रही थी, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। तो इस तरह से एजुकेशन टू गर्ल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन दे बिकेम सेल्फ रिलायंट। और वहां पे कहीं ना कहीं आपको समाज में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, इकोनॉमी के अलावा सोसाइटी में भी आपको चेंज देखने को मिल रहा है इकोनॉमी के अलावा, with the help of human capital formation. So on this note we can conclude that our chapter is complete. ठीक है, तो ये कंक्लूडिंग स्टोरी के साथ हमने चैप्टर भी हमारा कंप्लीट करा। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट, आपको मजा आया, सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आई, चैप्टर की बेसिक एसेंस समझ में आई। छोटा सा चैप्टर था, प्यारा सा चैप्टर हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट।
अब देखो एक और चीज जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला था, क्या बताने वाला था कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। तो इस तरह से हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो गए। आगे के जो चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूं, तो आप उन्हें देखो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, अपने पे पढ़ाई लिखाई तेज रखो, ठीक है। तो चैप्टर हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। आपको अब किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो एज यू नो दी पैटर्न कि हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके तुरंत बाद, अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो तुरंत बाद हमारी क्या रहती है, स्पेशल क्लास रहती है, ठीक है। तो स्पेशल क्लास क्या होती है? स्पेशल क्लास अनअकैडमी ऐप पर एक क्लास होती है जहां पे आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं लाइव। किस तरह की क्लास रहती है तो वो आपको ज्वाइन करना होगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, ठीक है। तो वो आप स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल क्लास अभी 5:30 बजे से 6:30 बजे तक 1 घंटे की स्पेशल क्लास है। 18 जून आज आपने ये चैप्टर देखा तो अभी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। टॉपिक जो है तो डाउट सॉल्विंग टॉपिक, मतलब टॉपिक जो है ना, डाउट सॉल्विंग पीपल एज रिसोर्स। इस चैप्टर के हम डाउट सॉल्व करेंगे, समझ में आया। अब अगली चीज क्या है? अगली चीज ये कि ये तो पूरी कहानी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे अगर आप देखेंगे तो अनअकैडमी प्लस जो होता है, तो अनअकैडमी प्लस पर पेड कोर्सेज होते हैं जहां पे आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन कर सकते हैं। तो 2 तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक प्लस होता है, एक आइकॉनिक, ठीक है। तो प्लस में लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ये सब कुछ अवेलेबल होता है। आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप होती है, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइन, टेस्ट एनालिसिस, ये सारा सब कुछ आपको मिल जाता है। तो ऐसे आइकॉनिक और प्लस 2 तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं। आइकॉनिक और प्लस 2 तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं। जैसे अगर आप यहां देखोगे तो प्लस का सब्सक्रिप्शन 12 मंथ के लिए पर मंथ के हिसाब से 1653 रुपीज में मिलता है। लेकिन इफ यू आर यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज, ठीक है, DIGRAJ दिगराज, तो आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन पर मंथ के हिसाब से 1488 रुपीज में पड़ता है, ठीक है। और आइकॉनिक क्योंकि इसमें एडेड एडवांटेजेस है तो ये 3086 का पर मंथ के हिसाब से पड़ता है विदाउट कोड। बट इफ यू आर यूजिंग द कोड यू विल गेट द इंस्टेंट डिस्काउंट फॉर 10%, और तब आपको ये सब्सक्रिप्शन 2777 में मिलता है। यूज द कोड DIGRAJ दिगराज, समझ में आया। तो जो प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन बताया, जैसे बैचेस होते हैं, फाइन। तो आप एक सब्सक्रिप्शन की मदद से किसी भी बैच में पढ़ सकते हैं आपकी क्लास कैटेगरी में। अभी 15 जून से ये बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब जैसे अगर आप देखोगे तो क्लास 9 के लिए बैच स्टार्ट हुआ है, अचीवर्स बैच, दीज आर द एजुकेटर्स। मेरी क्लास जो रहती है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, 8:45 से 9:45 जो है रहती है 9th क्लास के लिए, 9:45, समझ में आया। उसके अलावा 10th का ये बैच है, ठीक है। तो 10th का बैच भी स्टार्ट हो गया 15 जून से। अगर आपको कुछ भी इनएप्रोप्रिएट लगा है तो आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, और यू कैन विन प्राइजेस अंडर बग बाउंटी प्रोग्राम, ठीक है। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर चैप्टर। आई गेस यू पीपल एंजॉयड इट। चैप्टर में सारी चीज समझ में आई नहीं आई बताना कमेंट सेक्शन में। अगर कोई डाउट है तो ज्वाइन इन दी स्पेशल क्लास, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए साइन ऑफ करता हूं, आगे मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ इसी तरह से। तब तक स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।